जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी परिचर्चा आपसे चल रही थी दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस का यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए जो टेस्ट सीरीज थी उसके बारे में। और उसी टेस्ट सीरीज का आप देखोगे ये सी सेट का टेस्ट नंबर 2 है। जी हाँ, जो सी सेट है उसका टेस्ट नंबर ये 2 है और पार्ट 1 है। हमने अब तक इसका एक टेस्ट आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट बनी हुई है सी सेट को लेकर के, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। इन सब के अलावा हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी पर आपसे दो टेस्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसमें विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस के हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। इन सब के अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है बच्चे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको एजुकेशन बायर निःशुल्क, फ्री में और मुफ्त दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और एनालिसिस हम आपसे कर रहे हैं। जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने आज तक यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है और वह 2025 और 26 में देने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, प्रीलिम्स का एक एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर नंबर 1 और एक होता है जीएस पेपर नंबर 2। जो 1 होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, सभी के सभी आप देखोगे 2 नंबर का एक होता है तो पूर्णांक इसका पूर्णतः रूप से आप देखोगे 200 का होगा। वहीं जीएस पेपर नंबर 2 जिसको सी सेट के नाम से जाना जाता है, इस सी सेट में आपसे 80 क्वेश्चन बनते हैं और यही 80 क्वेश्चन में से आपको 67% लाना होता है, मतलब कि लगभग 27 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होते हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, सी सेट को बहुत सीरियसली लीजिएगा। कई स्टूडेंट्स, कई एस्पिरेंट्स को मैं देखता हूं कि वह जीएस में तो अच्छा स्कोर कर पाते हैं परंतु सी सेट में स्कोर ना कर पाने की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मेरा उद्देश्य आपसे यह है कि जितना आप जीएस 1 को टाइम दे रहे हैं उतनी ही गंभीरता से आप जीएस 2 मतलब कि आप सी सेट को भी दें। अब इसमें क्या पढ़ना है सर? इसमें आपको केवल यही पढ़ना है कि आपको ये 3 डायग्राम है, एक तो मैथ आपको पढ़ना चाहिए, एक रीजनिंग और एक कॉम्प्रहेंसिव। आपको ये तीनों पर डिमांड बनानी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी पकड़ तीनों पे होनी चाहिए बच्चे, ना कि केवल कि सर मुझसे तो नहीं आता है मैथ। बच्चे अगर आपसे मैथ नहीं आएगा, मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, सच हमेशा कड़वा लगता है, कड़वी दवाई ही ठीक करती है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे मैथ नहीं बनता है तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे फिर सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा, आप बाहर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। आप अगर कॉम्प्रहेंसिव और रीजनिंग के बलबूते पर सी सेट को पास करने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही आप कठिन, चुनौतीपूर्ण निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन का। ठीक है, तो मैं कहूँगा इस स्ट्रेटजी को चेंज कर दीजिएगा। आप बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव पर, रीजनिंग पर पकड़ और मजबूत करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैथ भी आना चाहिए। मैथ भी आपको आना चाहिए। मैथ के वो क्वेश्चन, अगर प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको बता दूं कि लगभग 35 क्वेश्चन पूछता है, लगभग मैं आपको बता दूं कितने, 30 क्वेश्चन के आसपास ये मैथ के पूछ रहा है। आप उठा लीजिए 2022, 23, 24 उठा लीजिए, आप देख लीजिएगा 30 क्वेश्चन पूछता है। तो 30 में आपको आधे तो करने आने चाहिए, 15 तो आने चाहिए, 15 भी नहीं तो 10 तो आप कर सकें। बाकी का आप कंफर्टेबल हैं कि कॉम्प्रहेंशन में और रीजनिंग में, तो वहां से करें। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है, खैर आप बड़े ही जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और बड़े ही अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, चीज़ों को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। देखिए,
प्यारे बच्चे 80 प्रश्न आपको मिलेंगे और यहाँ पर एक कॉलम है जहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक अंक क्या होता है भरना होता है। और इसमें भी आपका क्या है दंड का प्रोविजन रखा गया है। अगर गलत आप करोगे तो 33 सही 1/33 सही 3 आपका क्या कर लेंगे काट लिया जाएगा। 1/3 आपका क्या होगा अंक काट लिया जाएगा। ठीक है गलत उत्तर के लिए। और यदि आप कोई नहीं चुनते हैं तो आपका फिर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो समय न गवाते हुए चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका परिच्छेद से आधारित है क्योंकि ये हम सीसेट पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आइए परिच्छेद को सबसे पहले समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको विजिबल हो रही हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखिए पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये आपको हर एक परिच्छेद को पढ़ने से पहले आपको मिलेगा ये वाला जो इतना बड़ा ग्राफ है। अब इसको स्टार्टिंग में आप समझ लीजिए है क्या। देखिए मैं आपको बता दूं क्योंकि कई बिगिनर एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो पेपर में जो लिखा हुआ सभी पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ पढ़ना चाहिए लेकिन एक बार समझो तो क्यों पढ़ना चाहिए क्यों ये पूछ रहा है। देखो निम्नलिखित 4 प्रश्नों के निर्देश दे के रखा है। ठीक है ये कह रहे हैं निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर केवल परिच्छेद पर ही आधारित हो। मतलब कि जो आप क्वेश्चन करेंगे जो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट्स लेंगे वह है केवल और केवल किस पर आधारित हो परिच्छेद पर आधारित हो। ना कि आप अपना अगर पूछ रहा है पॉलिटी से तो आप पता चल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स अपनी तरफ से लगा रहे हैं। नहीं जो परिच्छेद में लिखा हुआ है बच्चे वही आपको क्या होता है पढ़ना होता है। तो ये बात आप एक बार समझ लें। अब इसको बार बार आपको नहीं पढ़ना। हाँ केवल ये देख लेना एक निगार कि निम्नलिखित 4 देके रखे हैं कितने। लेकिन ये परिच्छेद आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। ये जो लाइनें होती हैं ये आपको सेकंड बार ठीक है नहीं पढ़नी होती है। आई होप मेरी बात से आप एग्री भी कर रहे होंगे। ठीक है चलिए अब परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं और परिच्छेद पढ़ने का प्रयास करते हैं समझेंगे। मैं देखिए कहीं कहीं आपको यहाँ पर मार्क करता चलूँगा ऐसे। ठीक है तो उस पर फोकस करना है और आपको भी यहाँ से ये अप्रोच डेवलप करना है कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना है जब हम परिच्छेद को पढ़ते हैं। ठीक है चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए इस पर भी एक स्ट्रेटजी होती है। कई स्टूडेंट्स और कई टीचर आपको बताएंगे मैं बता रहा हूँ आपको कई टीचर बताएंगे कि पहले क्या करें आप क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर विकल्प पढ़ लें फिर जा करके आप पढ़ें इसको। मुझे लगता है प्यारे बच्चे ये बर्डन हो जाता है आपके माइंड पे। आपने मान लीजिए 4 पढ़ लिए आपको ये चीज़ें बहुत कम समझ में आएंगी। अब ये मान लो जैसे व्यापार उदारीकरण से कोई आर्थिक लाभ नहीं हो, घरेलू नौकरियों की रक्षा के लिए व्यापार समझौते से बचना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए सहायक उपाय आवश्यक है, टैरिफ कम करने से आर्थिक विकास प्रभावित नहीं होता। अब आपने ये सब पढ़ लिया। अब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में ये तो रहेगा कि सर टैरिफ वर्ड की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जा रही है, घरेलू नौकरियों की बात की जा रही है, उदारीकरण की बात की जा रही है, टैरिफ की बात की जा रही है। तो आपको ये तो पता चला। लेकिन मैं कहूँगा अब आपने अपने सिर के ऊपर बर्डन रख लिया। आप कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट्स की हर एक एस्पिरेंट्स की अपनी स्ट्रेटजी होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। लेकिन एज ए एजुकेटर एज ए गाइडर तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको वो बता सकूं जिससे आप इजीली वे में आंसर निकाल सकें। ठीक है तो देखिए बच्चे अब आपको क्या करना है मेरी तरफ से अगर जो भी मुझको फॉलो करते हैं जो मेरी गाइडेंस को थोड़ा बहुत भी अपनी स्ट्रेटजी में लगता है कि नहीं अगर इसको हम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो चीज़ें और आसान होंगी। तो प्यारे बच्चे आप क्या करेंगे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ आप पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है आपको पहले पैसेज ही पढ़ना है। पैसेज में दिया क्या है जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपका फोकस पैसेज पर होता है और फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आइए देखिए कैसे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में टैरिफ को कम करके और सीमा पार निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सक्षमता है। मतलब कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और टैरिफ को अगर कम कर दें तो उससे सीमा पार निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किससे टैरिफ को कम कर देंगे तो। ठीक है ये भी कह रहे हैं। हालांकि ऐसे समझौतों से उन उद्योगों में रोजगार का नुकसान भी हो सकता है। ये नकारात्मक पक्ष है जो विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि यद्यपि व्यापार उदारीकरण आमतौर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है। मतलब इन्होंने क्या दिया जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना है कि अगर आप उदारीकरण लाते हैं लिबरलाइजेशन तो उससे आमतौर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को लाभ ही पहुंचता है।
फिर भी उन श्रमिकों का समर्थन करने के लिए नीतियां बनाना आवश्यक है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। मतलब आपको पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी उनके लिए जो अगर ग्लोबलाइजेशन जो आपके उदारीकरण से क्या होंगे उन पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए, रोजगार के लिए, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार के लाभों को अधिक समान रूप से वितरित किया जा सके, रोजगार पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा संजाल जैसे उपाय आवश्यक है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द बोला है इन्होंने लास्ट में, सजेशन की तरफ चले गए, यहाँ से पढ़ना, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार के लाभों को अधिक समान रूप से वितरित किया जा सके, मतलब कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से कर सको, वितरित कर सको, ठीक है, किया जा सके, रोजगार पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा संजाल जैसे उपाय आवश्यक हैं। तो ऐसे उपाय भी करने जरूरत है जो नकारात्मक रूप से देखते हैं। अब पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। अब जो इसका मर्म है मतलब कि किस पर बेस, ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बच्चे आप देखोगे बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किस पर पूछा गया क्वेश्चन, बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, व्यापार उदारीकरण से कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लाभ होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को, ये गलत है। घरेलू नौकरियों की रक्षा के लिए व्यापार समझौते से बचना चाहिए, नहीं, उसने कहा है कि व्यापार समझौते करने चाहिए, टैरिफ जैसे मुद्दों को थोड़ा कम करना चाहिए, तो ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए सहायक उपाय आवश्यक हैं, उसने बोला ना कि ऐसे संजाल से क्या करना है, उपाय आवश्यक है। अब डी में कह रहे हैं टैरिफ कम करने से आर्थिक विकास प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है। देखो जब टैरिफ आप कम करते हो तो उससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है, उस पर दोनों चीजें उन्होंने दर्शाई हैं कि एक तो प्लस प्लस दिखा रहे हैं अर्थशास्त्री की अर्थव्यवस्था डेवलप होगी, और दूसरे में कह रहे हैं कि कुछ बेरोजगार मतलब कि जो रोजगार है उसके लिए भी खतरा हो सकता है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पैटर्न होता है प्यारे बच्चे एग्जाम को सोल्व करने का, ये पैटर्न होता है आपका। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो एक क्वेश्चन में इतना समय लेंगे, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर मैं पर्सनली इसको अटेम्प्ट करूंगा ना तो कुछ ही समय में मैं इसको अटेम्प्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसी पर आधारित है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन लेखक द्वारा प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है या है, मतलब कि जो लेखक है जो राइटर है, ठीक है, उसने किसको व्यक्त किया है, कौन से शब्द को व्यक्त कर रहा है। पहला, व्यापार उदारीकरण से कभी भी नौकरियां समाप्त नहीं हो सकती, समझना यहां पर एक्सट्रीम बट कठोर शब्दों का उपयोग किया गया, कभी भी नौकरियां समाप्त नहीं हो सकती, नौकरियां समाप्त नहीं हो सकती, उनका यह कहना है। दूसरे में कह रहे हैं व्यापार के आर्थिक लाभ समान रूप से वितरित नहीं किए जाने चाहिए। अब भाई उसने कहा है उसमें कि किया जाना चाहिए, वितरित किया जाना चाहिए, उपयुक्त कूट का चयन कीजिए, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए एक एक करके बात करते हैं। देखो बच्चे पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि परिच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख इस बात का किया गया कि जब आप ऐसे व्यापारिक समझौते करते हो तो विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले उद्योग और नौकरियों का नुकसान भी क्या है, होगा, मैंने कहा ना आपसे। और इसमें खासतौर पर कहा गया है कि समान वितरण किया जाना चाहिए। परिच्छेद में खासतौर पर क्या गया है कि जो लाभ है उस लाभ का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए नौकरी अपने हेतु प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा जैसे संजाल उपायों की आवश्यकता है, कहा है कि नहीं लास्ट में। तो आप देखोगे ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सही आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला पैसेज देखते हैं क्या है। आइए, किसी भी स्टूडेंट्स को स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम्स का, वहां पर जाकर के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कई टेस्ट की पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहां पर भी तुम अपलोड कर मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिच्छेद नंबर 2, जलवायु परिवर्तन। देखो किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से। अब फोकस करना, ये आपको हिंट्स देता है स्टार्टिंग में ही। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में ही बता देता है पैसेज की मैं किस पर बात करने वाला हूं, बस आपका माइंड उसी पे फोकस होना चाहिए, अब कहीं नहीं। अब ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट कर रहा है तो सर उसी के आसपास घूमेगा ये, बस ठीक है, उसी से ये इंटरलिंकिंग करेगा। चलिए देखते हैं,
जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादकता को तेजी से प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान और अनियमित मौसम पैटर्न फसल की वृद्धि को बाधित करते हैं, जिससे कई क्षेत्रों में उपज कम होती है और खाद्य असुरक्षा होती है। किसानों से जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया जा रहा है, जैसे कि सूखा, सहिष्णु बीजों का प्रयोग करना, फसलों में विविधता लाना और संधारणीय सिंचाई विधियों को लागू करना। हालांकि इन प्रथाओं को अपनाना महंगा हो सकता है और इसके लिए संसाधनों और प्रशिक्षण तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जो प्राय विकासशील देशों में कम होते हैं। नीति निर्माता किसानों को अनुकूलन में करने के लिए कृषि अनुसंधान और सहायता प्रणालियों में निवेश की आवश्यकता पर बल देते हैं। आइए अब पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे तार्किक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष या निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जो उपरोक्त परिच्छेद से निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है, जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये बात इसमें कही जा रही है? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्यारे बच्चे यहाँ पर जरा देखना, ये कह रहे हैं कि कृषि उत्पादन तेजी से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर क्या है ना, तेजी से उत्पादन हो रहा है, ठीक है, प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इससे क्या है, फसलों की विविधता बाधित हो रही है, कई क्षेत्रों में उपज कम हो रहा है, खाद्य असुरक्षा, किसानों को ये चीज़ें हो रही है कि नहीं, तो कृषि पर तो भाई ये बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो हो गया गलत। बी में कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियाँ आवश्यक हैं। थोड़ा ठीक है, किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब यहाँ पर बोला गया है, प्यारे बच्चे अगर आप देखें तो इसमें खुद कह रहे हैं कि उनको किसकी आवश्यकता है। देखो यहाँ पर स्वयं बोला जा रहा है कि यहाँ पर उनको कई चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे नीति निर्माता किसानों को अनुकूलन में मदद करने के लिए कृषि अनुसंधान सहायता प्रणालियों में निवेश की आवश्यकता पर बल देते हैं, मतलब कि किसानों की हेल्प हो सके। और इसमें कह रहे हैं कि किसानों को कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे में सी में, मतलब कि डी में कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कृषि अनुसंधान में निवेश अनावश्यक है। जरा बताना, अब आप बताओ कमेंट्स करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा है अनावश्यक, मतलब कि आवश्यक ही नहीं है, ये भी गलत है। अब आप देखोगे पहला गलत हो गया, ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूलन कृषि पद्धतियां आवश्यक हैं, अगर आप एग्रीकल्चर को बचाना चाहते हैं या फिर उत्पादन या खाद्य असुरक्षा की चुनौतियों को, ठीक है, उनसे लड़ना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैसेज पर आधारित है। परिच्छेद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है? पहला है, जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादकता के लिए गंभीर संकट बन गया है। सही बात है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से लगातार आप देखोगे एग्रीकल्चर में चुनौती देखने के लिए आपको मिल रही है, इसमें कोई दोराग्रह नहीं है, एक संकट तो है ही। दूसरे में कह रहे हैं कि विकासशील देशों में किसानों को जलवायु अनुकूल पद्धतियां अपनाने में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें दोनों बातें क्या हो जाएंगी बच्चे, आपकी सही हो जाएंगी, पहला और दूसरा, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स हैं वो वीडियो को पोस्ट करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। ये लीजिए, क्योंकि मैं डबल करवाऊंगा तो टाइम टेकिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए आपको बस थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करना है, फिर पढ़ना है और फिर उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। सबको साथ लेके चलेंगे, यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा, सबका प्रयास होगा। जिस भी स्टूडेंट्स का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था 22 दिसंबर को, कमेंट्स करें, बताएं मुझसे पर्सनली, मैं खुद एक्साइटेड हूँ उस स्टूडेंट से बात करने के लिए। बताएं कि अगर उसने एग्ज़ाम दिया है 22 दिसंबर को, और यदि सिविल यूपीएससी जो का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसके साथ साथ यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिए हैं और एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज परिवार के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स करें आपने दिया है या एग्ज़ाम नहीं दिया है।
क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता हूँ और उसको 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप देखिए 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर है a बराबर 45 गुणा, समझ नहीं रहा, मैं पेन को थोड़ी सी थिकनेस इसकी कम कर देता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। ओके, a बराबर 45 गुणा 73 गुणा 95 इंटू 78 इंटू 197 a को 34 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। वीडियो को आप भी पोस्ट करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट देने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखो एक बात मुझे बताओ, मैं बड़े आपको अच्छे से चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, और जिस स्टूडेंट्स को समझ में ना आए ना क्वेश्चन, दोबारा देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है आपसे कि अगर ये संख्या है और इस संख्या को अगर आप 34 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। मुझे बताओ कि 34 के गुणन क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 17 इंटू 2, 17 दूनी 34, और तो नहीं होगा ना, और तो नहीं होता है ना, यही तो है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ आपको कि सर जो 78 को अंश में अगर 2 से भाग दे दें, जो 78 है, ये जो 78 है, ठीक है, क्योंकि 2 से भाग यही होगा। देखना जरा, यही वो संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी, वो और कोई संख्या इसमें 2 से डिवाइड होगी नहीं होगी ना, क्योंकि शेषफल पूछा है। तो मैं कहूँ 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 9 दूनी 18, 39 हो गए बच्चे। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दुख दर्द तो नहीं है ना। कितना हो गया, 39। ध्यान रखना, अभी हमने एक बार कर लिया है 2 से, ध्यान रखना। अब कितना बचा जरा मुझे बताना। तो ये बच रहा है आपका 45 इंटू 73 इंटू 95 इंटू 39 इंटू 197। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, अब 17 से भाग करेंगे। अब जब आप 17 से भाग करोगे तो प्यारे बच्चे मुझे बताओ, जब आप 17 से भाग करोगे तो 45 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आएगा, जरा मुझे बताओ। एक एक नंबर को आप डिवाइड करो, ऐसे देखो, ऐसे इसको काटो इससे, फिर 17 से इसको काटो, फिर 17 से इसको काटो, फिर इसको काटो, फिर इसको काटो। तो मुझे बताओ जब आप 17 से 45 को डिवाइड करोगे तो कितना शेष आएगा बच्चे, 11 आएगा। कोई दिक्कत। फिर आप इसी 17 से 73 को डिवाइड करोगे तो कितना शेष आएगा बताओ, 5 आएगा। ठीक है, मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं ऊपर, 5 आएगा। फिर आप 17 तो 17 तक 51, अगर आप इसको 95 को डिवाइड करोगे 17 से तो कितना आएगा, 10 आएगा। 17 पंजे 85, ठीक है, 95 10 आएगा। वहीं 39 को करोगे 17 दूनी 34, कितना बचेगा बताओ, 17 दूनी 34, तो 5 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। अब 197 है, ठीक है, और 17 को आप 197 को 17 से करोगे तो कितना आएगा, आप देखोगे 10 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो टोटल फाइनली अब कितना रिमाइंडर बच रहा है, आप देखो 11 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 17, यही हो रहा है कि नहीं। अब जब आप इसको 17 से विभाजित करते हैं तो जरा मुझे बताओ, अगर आप देखेंगे कि 10 हो गया भाई, 10 से 10 की करोगे तो 10 हो गया, फिर 5 पंजे 25 हो गया, और फिर इसको कर लें तो मुझे आप बताओ, यदि आप 11 को 17 से विभाजित करोगे, और मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 11 इंटू 25 इंटू 100 अपॉन 17, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर आप 11 को 17 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे भी मालूम है ये नहीं हो रहा है। तो देखो आप क्या करना है, इसको जरा समझना, जरा इसको समझना आप क्या करना है। ठीक है, अब जरा समझना, देखो अब आपको पता है कि ये 17 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 6 कम है, तो माइनस का 6 हो गया। कोई दिक्कत, माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगर आप 17 दूनी 34, ये 25 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 है, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 का ना 17 है, कितना बचेगा, 3 वो बचेगा और 5 और बचेगा, कितना बचेगा बच्चे, 8 बचेगा। किसका, प्लस का 8 बचा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दुख दर्द। अगर आप देखें 100 को अगर आप 17 से करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। 17 सत्ते कितने होते हैं बताओ, 17 सत्ते, अगर आप 100 को करोगे तो कितना बचेगा, आप देखोगे जब 100 को डिवाइड करोगे 17 से तो आपका हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अगर 100 को भाग दें तो शेषफल इतना बचेगा, बटे कितना, 17। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अगर आप देखोगे यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो जरा,
जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब आप इसको देखते हो, ये माइनस का है, ये इंटू में है, ये माइनस का 2 है, तो जब आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 15। मतलब कि अगर आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका कि जब 100 को 17 से विभाजित करते हो तो शेषफल 15 होता है। और लेकिन जब आप देखोगे आसान गणना के लिए अगर हम इसको ऋणात्मक शेषफल बनाते हैं तो ये आ जाता है 2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 15 बचता है वास्तव में तो, लेकिन अगर हम और इसको आसान बनाते हैं तो ऋणात्मकता में, मतलब कि जब 15 बच रहा है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 2 कहाँ से आया, मैं उसको समझा देता हूँ। देखो, जब आप 100 को 17 से विभाजित करोगे, है ना, तो कितना आएगा आपका, शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 15। तो आपको होगी सर ये कितना कम है 15, तो 2 कम है, तो मैंने इसलिए 2 यहाँ पर आपका लिख दिया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। जब मैंने 2 लिखा और 17 से विभाजित करा तो मुझे पता चला कि 6 दूनी 12 इंटू 8, तो यहाँ पर हो गया 6 दूनी 12 इंटू 8 वटे 17। कोई समस्या दुख दर्द तो नहीं है ना। 12 8 96। अगर मैं कहूँ 12 8 96 और 17 से आप 96 को विभाजित कर दूँ तो कितना आएगा रिमाइंडर, मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा ये आएगा 11। अब एक बात मुझे बताना, पहले फेरे में मैंने क्या किया था, ये देखो यहीं पर लिखा हुआ है, मैंने 78 को डिवाइड किया था 2 से। कितने बार? 2 से। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 11 इंटू 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 22। इसका रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी होगा, सॉरी। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर इतना बड़ा आपने लोचा कर दिया। मैंने बच्चे इसको इजी वे में आपको बताया, अन्यथा आप क्या करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है, जैसे भी ये संख्या लिखी हुई है आप इसको इजी ना करें भाई, तो आप इसको पहली बात तो यही काटें, ठीक है। इसके नीचे क्या करें, इस संख्या को नोट डाउन करें, इस संख्या के नीचे क्या करते हैं, आप लिखेंगे 17 इंटू 2, आपने 2 से काटा 39 हो गया। फिर आप इससे काटते चले जाएंगे सब संख्या को, और जितना भी रिमाइंडर आएगा शेष उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, उसको यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद 17 से इसको कर देंगे, फिर जो बचेगा उसका रिमाइंडर निकालते रहेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे, फिर आप 17 से डिवाइड कर देंगे, और जितना आपका बचेगा तो बचेगा 11, और 11 को आप 2 से, क्योंकि 2 से आपने पहली बार काटा था स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपका 22 इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने यही किया है, परंतु आपको समझाया थोड़ा इजी वे में। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 60, देखिए सॉरी 6 क्वेश्चन है, 60 नहीं है, 6 क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझते हैं इसको। यहाँ पर एक नंबर देके रखा है कि 54xy² माइनस 27y का क्यू माइनस 345 प्लस 8x³ माइनस 36y² y का मान ज्ञात कीजिए जब 3y प्लस 7 माइनस 2x बराबर 0 है। तो अब आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखो इसमें करना क्या है, कई बच्चे, मैं समझता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप देखोगे मैं इस बात को स्वयं फील करता हूँ कि कई बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे, डगमगा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है बच्चे, इसमें आपको केवल ये सोल्व करना है, आपको ये सोल्व करना आना चाहिए, इसका प्लस माइनस के निशान आपको पता होने चाहिए कैसे इनको यूज करते हैं, और कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं, समझते हैं। देखो अब आपको इसका मान पूछा ना, तो इसी का मान हम निकालेंगे। 3y प्लस 7 माइनस 2x बराबर कितना है, 0 है। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे 2x, ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा, 7, है कि नहीं। अगर मैं कहूँ 7 को इधर ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3y बराबर 7। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तो नहीं है ना। देखो अब यहाँ पर मुझे बताना, मैं अगर दोनों तरफ घन कर दूं, यहाँ दोनों तरफ घन कर दूं, समझना, फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं दोनों तरफ घन कर दूं, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ घन कर दूं, जैसे 8 का घन हो रहा है, ठीक है, और ये 27 का घन हो रहा है, ये भी घन है ना, देखो ये भी घन हो रहा है, ये भी घन हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या? आइए इसी को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 8x का घन कर देंगे माइनस 7 y का हम घन कर देंगे माइनस, ये आ जाएगा 18xy, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर, सॉरी बराबर कितना आ जाएगा, 345।
345 नहीं आएगा क्योंकि इसमें से कम हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 343, 343, ठीक है 343। अब बस कुछ नहीं करना है, ये सोल्यूशन करते चले जाना है। तो ये आ जाएगा अब आपका, जरा समझना, ये आ जाएगा आपका 8x की पावर क्यू माइनस 27 बाई का क्यू माइनस, अब देखो इसका अंदर गुणा होगा, ठीक है, 18 दूनी 36, 36 एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है 36 एक्स स्क्वायर बाई माइनस 18 दूनी 36, 18 54, ठीक है 54 एक्स बाई, ठीक है 54 एक्स वाई का क्यू बराबर 343, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अब अगर इसको आप सोल्व कर ले, अब तो बिल्कुल सिचुएशन बन गई। याद कीजिए 10th की क्लास में आप करते थे, 11th में आप पढ़ के आ रहे हैं, यही सारी चीजें तो पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको बस सोल्व करना है, तो इसको अगर हम इधर ले लें तो 54 एक्स वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस कितना है 27, क्योंकि बाई के मान ले रहे हैं, 27 बाई की पावर क्यू माइनस 343, अब आ जाएगा 343 प्लस, ठीक है 343 प्लस, क्योंकि ये प्लस का है, 8 प्लस का है, तो हम कहेंगे 8 एक्स की पावर क्यू माइनस 36, कितना है 36 है, 36 तो माइनस का ही है ना, 36 एक्स स्क्वायर बाई, इट्स क्लियर है ना। अगर आप देखोगे, आप इसको पूर्ण रूप से अगर आप समझ पा रहे हैं, ये जो पूरी थ्योरी बन गई है, अगर आप इसको कर पा रहे हैं, तो अब आपका आ जाएगा बराबर 343 माइनस 345, अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इसका आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ये ज़्यादा है, ठीक है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो माइनस का 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थ्योरी को नहीं रफ कर रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज कर ले, अपने स्तर पर भी करें, और इसको पुनः एक बार बैक करके क्लास को देख ले, तो इसमें माइनस का 2 आ जाएगा, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपना नेक्स्ट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको ये थ्योरी सोल्व करनी है, ठीक है, ये सोल्व करना आपको आना चाहिए। अगर आपको लगता है सर इतना लेंदी है एक्स वाई जेड, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कैसे करें। देखो बच्चे, अब आपको यूपीएससी कलेक्टर बनना है, और जब कलेक्टर बनना है तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये सवाल तो कुछ भी नहीं है, और कुछ होना भी नहीं चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपसे अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्या 6 के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपसे पूछा है कि इसके जो लास्ट डिजिट हैं वो आपको बताना है, और कुछ आपको नहीं बताना है कि अंतिम अंक क्या है। देखो, अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा, यूनिट डिजिट जिस भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो इसका आंसर आसानी से ले जाएगा। इसको आप सोल्व करने जाओगे तो आप बहुत मात खा जाओगे, बता रही हूं मैं आपको, अगर आप इसको सोल्व करना जाओगे तो बहुत मात खा जाओगे, ठीक है। अब देखो 2 नंबर के अंक आपसे पूछा गया है, ठीक है, हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर कह रहा है, अगर यूनिट डिजिट हम निकालते हैं, जैसे किसी अंक का अंतिम अंक निकालते हैं ना, अंतिम लास्ट यूनिट डिजिट क्या, देखो तो हम अंतिम ले लेते हैं, 9 सत्ते 63, 3 आ गया, 3 ही का ना, 3 3 पंजे 15 का 5, और 5 सत्ते 35, अब 5 दिया 15। अब ये पूछा है कि जो 2 अंक होंगे, जो 2 अंक होंगे वो क्या होंगे, इसके बारे में पूछा है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर 15 आ गए, ये इसका राइट आंसर होगा। बच्चे, ये यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया, ये 2 अंक नहीं बताए, अन्यथा आप इसकी गुणा करो आपस में, तब जाकर के आप कर पाओगे, है कि नहीं। तो जरा मुझे आप बताओ, एन के जो अंतिम 2 अंक एन को अगर आप मान लीजिए 100 से भाग दें, क्या करें, आप इसको 100 से भाग दें। आप जरा समझना, थोड़ा सा आप तुमको थिंकिंग लगेगा, और थोड़ा सा माइंड खर्च होगा आपका। अगर मान लीजिए कि ये कह रहा है ना, ये संख्या 6 के अंतिम 2 अंक याद करें, तो इसका कैसे आप निकालोगे, 6 ही है, तो मैं कहूँ, अब मान लीजिए ये संख्या है, एन जो नंबर है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूँ तो इसमें जो बचेगा उसकी बात ये आपसे कर रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तो नहीं ना, बताइएगा मुझे, अगर कोई भी समस्या आपको हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा, है कि नहीं। जब आप इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे या फिर आप इसको ये चीज़ें सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप देखो, जब n को 100 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो मुझे बताओ कि आप 29 को भी करोगे, इसको भी करोगे, क्योंकि n संख्या तो यही है। तो मैं कहूँ इसको 100 से डिवाइड करो। आप कहोगे सर इसको 100 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा करो भाई, अब आपको करना है। तो मान लो 5 से कर रहे हो आप, तो 5 दूनी 10, या 5 से कर रहे हैं ना, 5 दूनी 10। अब देखो 13 पंजी 65, 13 ऊपर आ जाएगा 13, ठीक है। अब आपने कहा सर ये जो आ जाएगा संख्या, ये आ जाएगा आपका 29 इंटू 37 इंटू 71 इंटू 13 इंटू 87 इंटू 63.20, ये है। अब आपको इससे डिवाइड करना है इसको, है कि नहीं। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तब इसको कर सकते हो, अन्यथा आप किसी संख्या को एक नंबर बनाते चले जाओ, तब भी आप कर सकते हो, अगर शेष फल आप अगर इसको निकालोगे तो, ठीक है। अब आप इसको करोगे तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो यहाँ पे 20 का ना 20, कितना बचा 9, 20 दूनी 40, ठीक है। कितना कम है ये देखो, 20 दूनी 40 3 है, तो माइनस का 3 लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख रहे हो तो आप भाई 17 लिख लो, क्यों लोड ले रहे हो, ये लो। अब देखो 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौक 80, मतलब कि कितना कम है 9, माइनस का 9 मत लिखो, आप लोड ही मत लो जीवन का, आप 20 से 60 रहने दो और 11 लिख लो। उसके बाद यहाँ पे है 13, तो ये तो कम है भाई, तो इसको तो हम नहीं लेंगे, तो इसको 13 ऐसे ही लिख देते हैं। 80, 20 चौक 80 7, 20 से 60 इंटू 3, फिर भी आपका यही आया। अब आप इससे डिवाइड करें, जब आप इसको यूं ही डिवाइड करते चले जाएंगे, यूं ही डिवाइड करते चले जाएंगे, तो आप इसका आंसर निकालेंगे। 7 या 21, देखो 7 या 21, 20 से करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, ये 2 हटा दो यहाँ से। 11 निम 99, इन 2 को ले लो, 11 निम 99 और 20 से काटो, 20 पंजे 100 होते हैं बच्चे, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, समझ पा रहे हैं कि 80, तो कितना आएगा 19, 17 13 और यहां पर था आपका 1 अपॉन 20। अब जब आप इसको करना स्टार्ट करोगे ना, जब आप ये चीजें करके लाओगे तो आप कहोगे ये 19 है, ये 17 है, तो 13 है। अब 13 का कर लो या इसका कर लो, देखो यहां पर आ जाएगा -3, ठीक है, और ये आ जाएगा इधर 7, है कि नहीं, यहां पर आ जाएगा 7, और यहाँ 1 है, 1 को तो ऐसे रहने दो, ये है 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर आप अब इसको करोगे 20 से डिवाइड, तो मुझे बताओ कि कितना आएगा। तो आप कहोगे 7 या 21, ठीक है, 1 आ रहा है, 7 या 21, ठीक है। अब 7 या 21 ये माइनस का है, 7 या 21 माइनस 1 20, ठीक है भाई, 7 या 21 ये भी माइनस का, 7 या 21 जब आप करोगे तो अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 19, इसमें आना चाहिए, कितना आना चाहिए 19 आएगा। और जब 19 आएगा बच्चे, तो आप बताओ स्टार्टिंग में क्या किया था आपने, 5 से, यहाँ पर देखो ये वाली संख्या 5 से डिवाइड की थी कि नहीं ऊपर ये, तो आप कहोगे 19 पंजे 95, तो कितना आ जाएगा 95, इसमें डिजिट आ जाएगा। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई ऐसा मैंने इधर उधर से नहीं किया है, कुछ भी नहीं, केवल नॉर्मली जो क्वेश्चन है केवल वही हमने क्वेश्चन आपसे करने का प्रयास किया। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 95, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अपने स्तर पर भी करें, अच्छे से करें, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ पूरा प्रूफ आपको, तो इसका सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3 है, तो अंडर रूट में पूछा है a b c प्लस 8 का अधिकतम मान ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मुझे बताओ जरा, एक बात मैं आपसे पूछूं कि मानो a है, b है और c है। मैं कहूं हमारे पास में ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर है। अब मुझे एक मान रखना है, अगर आपका 3 आ रहा है तो 3 कहाँ से आएगा। मुझे पता है कि अगर मैं 1 रख दूं, a का मान 1 रख दो, a स्क्वायर प्लस b का मान 1 रख दो,
इसका भी स्क्वायर प्लस c का मान 1 रख दो और इसका भी स्क्वायर, तो बराबर कितना आएगा 3, क्योंकि 1 का पावर 1 प्लस अब जो भी हो 1 ही आएगा, तो कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या दुख दर्द हो तो हमें बताओ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। तो आप मुझे बताओ कि ABC अब यहाँ पर जो पूछा गया है तो 3 हमने निकाल लिया, ठीक है, 3 हमने निकाल लिया। अब जब हमने 3 हमने निकाल लिया कि सर बिल्कुल सही है, तो मैंने कहा आपसे इसका मान बताना है ना, तो मैंने कहा अंडर रूट में, मैंने कहा A का मान क्या माना था 1, B का मान क्या माना था 1, C का मान क्या माना था 1, प्लस का क्या था 8। अब देखो जब इनकी गुणा करोगे तो आएगा 1 + 8, तो कितना हो गया 9। किस में है? अंडर रूट में। तो किसका मान होता है अंडर रूट में? 3 का मान होता है। तो इसमें राइट आंसर बी आ जाना चाहिए। इससे इजी तो मुझे लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप देखोगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें? अब कई बच्चों के भी लगता है होश बाबले हो जाते हैं कि सर देखो कैसा क्वेश्चन था, कोई इसमें समस्या तो नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए जरा समझना, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये पिछले टेस्ट में भी था जो सीसेट का हमने टेस्ट नंबर 1 किया था। ये है देखो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डेट 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 23 फैक्टोरियल के गुणनखंडों की शून्यों की संख्या, मतलब कि 0 डिजिट आपसे पूछा गया। कुछ तो नहीं पूछा गया, 0 डिजिट। मुझे बताओ पहले तो फैक्टोरियल समझो, या यहाँ पे देके रखा है जैसे 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मान क्या होता है वास्तव में? तो आप कहोगे फैक्टोरियल का होता है अंतिम गिनती तक, मतलब कि 3 × 2 × 1। अब तो नहीं हो सकता ना, तो अब बताओ इसमें कितने जीरो हैं? तो 3 दूनी 6, 6 में कोई जीरो बनता नहीं है। जीरो किससे बनता है? ये जो जीरो है ये बनता किससे है? तो ये जीरो बनता है 5 × 2 से। किससे बनता है? 5 × 2 से। केवल इसी संख्या से 10 बनेगा तो एक जीरो बनेगा। इट्स क्लियर है ना? चलिए अब यही चीज इसमें लगानी है और कुछ हमें नहीं लगाना है। कुछ बच्चों को मैं एक बात और बता दूं, यहां पर ये जो डैश नंबर है ना, ये एक संख्या लिखी गई है बच्चे, 23 तक हमें जाना है। जैसे अगर हम देखें तो कहां से स्टार्ट करें कि जब हमें जीरो मिले, तो मैं कहूं आपसे 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इसमें जीरो कितने मिलेंगे? इसमें जीरो मिलेंगे आपको 5, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा आपका 9 तक हम चलेंगे तो 10 फैक्टोरियल इंटू, अब कहां तक जाना है? 10 से आपको कहां तक जाना है? जहां तक 5 नहीं आए तो 15 पे आता है, तो हम कहेंगे 14 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें आ जाएंगे 10 जीरो। फिर आएंगे 15 से, 15 फैक्टोरियल से कहां तक पहुंचेंगे हम? 20 फैक्टोरियल तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? 15 से 19 तक पहुंचेंगे, ना कि 20 तक पहुंचेंगे। तो 19 तक जाएंगे तो कितने फैक्टोरियल मिलेंगे? जीरो मिलेंगे 15। अब मुझे आप बताओ कि जब आप 15 फैक्टोरियल तक जाओगे, लेकिन अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि 20 फैक्टोरियल से आप कहां तक जाओगे, तो इस बात को जरा समझना। 20 फैक्टोरियल से आप अगर 23 तक जाओगे तो आपको जो जीरो मिलेंगे यहां पर बच्चे, वो मिलेंगे आपको देखने के लिए 16, ये आपको जीरो मिलेंगे। अब टोटल इसको जोड़ लीजिएगा तो यहां पर 16 लिख लीजिएगा। 5 और 5 10 और 6 होते हैं कितने? 5 और 6 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 5 और 5 10, सॉरी 5 5 10 और 6 16, 1 3 1 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 46। तो इसमें कितने जीरो डिजिट होंगे? 46 इसमें जीरो डिजिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना मॉडरेट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इजी भी नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट्स को जीरो डिजिट नहीं आएगा तो वो कैसे कर सकता है? तो आना चाहिए आपको, मैं कहता हूँ ना सब आना चाहिए आपको। देखिए, और एक कलेक्टर को, एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, ठीक है, सभी चीज़ आनी चाहिए, अन्यथा आप फिर मात खा जाएंगे बहुत सारी जगह। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर है। रीना को एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% मिला और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। मुझे बताओ भाई उस परीक्षा के अंदर जो एग्जाम था उसमें एक्स नंबर थे, मार्क्स थे कि भाई यहां तक आप लेकर के आओगे तो पास हो जाओगे। इट्स क्लियर है नो? लेकिन हुआ क्या, जो रीना थी उस परीक्षा में अधिकतम अंकों का केवल 30% ला पाई, और 30% लाकर वो कितने कम होगी? जरा मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ आप, अगर मान लीजिए मैंने वो संख्या 100x मानी होती और इसका वो कितना ला रही है? 30% ला रही है, ठीक है।
30% ला रही है और कितने अंकों से फेल हुई है, 20 कम थे, जितने वो आए थे तो 20 कम थे तो जोड़ देंगे भाई, 20 तो कम है, 20 तो कम थे। लेकिन मीना की बात की जा रही है कि मीना जिसने वही परीक्षा दी उसे कुल अंकों का 50% मिला। अब उसको कितना मिला, एक मीना नाम की लड़की थी, उसको कितना मिला, 50% मिला। अब जरा समझना, मैं यहां पर लिख लेता हूं मीना को कितना मिल रहा है, यहां पे लिखेंगे, एक सेकेंड रुको, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, पुनः दोबारा लिखता हूं उधर, क्योंकि आपको विजिबिलिटी इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, शायद दिखेगा नहीं। देखिए दोबारा लिख देते हैं। मैंने कहा भाई वो 100x मार्क्स थे, कितने, 100x मार्क्स थे, 30% मिला और 20 अंक कम मिले बराबर। वही मीना को क्या मिल रहा था, मीना को मिल रहा था, आप देखोगे उसका 50%, कितना मिल रहा था, 50% उसको मिल रहा था और 30 अंक अधिक मिले, मतलब कि -30। भाई उसको अधिक मिले तो इसमें से घटा दो ना, उसको बराबर करना है, इक्वल ला के लेकर के आना है। मुझे बताओ, ये 100 से ये 100 कटा, इससे ये 100 कटा, ठीक है, ये आ गया आपका 30x + 20 बराबर 50x - 30। तो अब बराबर क्या आ जाएगा, आप ही बता सकते हैं, इसमें कोई इजी है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस इधर जुड़ जाएगा और इधर कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20x बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा 50/20, मतलब कि अब आ जाएगा x का मान आ जाएगा आपका 5/2। कितना आ गया, x का मान आ गया 5/2। यहां तक चीजें क्लियर, x का मान 5/2 आ गया। अब मुझे बताओ कि आपको ये कह रहा है ना, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितने अंक थे कि उसको उत्तीर्ण होना चाहिए। प्यारे बच्चे जरा मुझे बताओ, x का मान आपके पास है भाई, 100x का मान आपके पास है, तो कुल अंक मुझे आप बता दो। अगर मैं कहूं आपसे 100x × 5/2 तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 दूनी 10 और सॉरी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 50, तो इस इधर करेंगे तो 5 पंजे 25, 250। तो x बराबर कितना आ गया, 250 आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है परीक्षा में उत्तीर्ण मार्क्स कितने थे, तो परीक्षा में उत्तीर्ण मार्क्स कितने थे बस वही आपको बताना है, बस कुछ नहीं करना है, जो इसने पूछा है वही करना है। तो उसको कितने मिले थे, 50% का, ठीक है। चलिए 50% का देख लेते हैं, तो 50% का देख लेते हैं, 50% है ना, 50% इंटू कितना है, 250/100 माइनस 30, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3 जाएगा तो 95, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 95। कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 95। तो उसमें जो नंबर थे, ठीक है, वो कितने थे, वो नंबर थे आपके 95, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके आवश्यक रूप से पूछे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें मैं आपको अच्छे से और समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि अच्छे से ही समझा रहा हूँ, लेकिन आप इसको 2 बार देख लेंगे तो आपको और भी इजी वे में चीज़ें आ जाएंगी। चलिए आइए, अब देखिए, मैं इससे ईजी तो नहीं करवा सकता ना, ईजी था तो ईजी बताएंगे भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि कठिन बताएंगे, जब जो इसने पूछा है वही हम आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे। चलिए देखिए, अगला परिच्छेद है आपका, परिच्छेद को पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं आपसे, बचत निवेश और ऋण प्रबंधन के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए व्यक्तियों के लिए वित्त साक्षरता महत्वपूर्ण है। मतलब कि इन्होंने किस पर बात किया है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। बचत मतलब कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट और लोन से बात कर रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, और यदि आप इन सबको करना चाहते हैं तो क्या करोगे, आपके अंदर जो वित्त की साक्षरता है वो होनी चाहिए, ठीक है। शोध से ज्ञात होता है कि उच्च वित्तीय साक्षरता वाले लोग धन अर्जित करने और वित्तीय नुकसान से बचने की अधिक संभावना रखते हैं। अगर आप में वित्त साक्षरता है तो आप क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं और नुकसान आपको कम होगा, ठीक है। इसके महत्व के बावजूद कई शिक्षण प्रणालियां वित्तीय कौशल सिखाने, मतलब कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं
जो आपको इसकी साक्षरता दिलाते हैं, को प्राथमिकता नहीं देते, जिससे युवा वयस्क वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होते हैं। विशेषज्ञ स्कूली पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत वित्त शिक्षा को शामिल करने की वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि वित्तीय अवधारणा के बारे में त्वरित जानकारी देने से व्यक्ति दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। मतलब कि अगर आप उसको वित्तीय साक्षरता दोगे तो भविष्य में वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके योग्य वो हो जाता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस देके रखे हैं। पहला ए, वित्तीय साक्षरता धन निर्माण और वित्तीय स्थिरता के लिए अप्रासंगिक है, मतलब कि उसके लिए उपयोगी नहीं है। बी में कह रहे हैं कि वर्तमान की अर्थव्यवस्था में वित्तीय शिक्षा महत्वहीन है। अरे भाई, वो तो महत्व रखती है। सी में कह रहे हैं कम और उच्च वित्तीय साक्षरता वाले लोगों के लिए ऋण से बचत की संभावना समान है। डी में कह रहे हैं कि विद्यालयों में व्यक्तिगत वित्त की शिक्षा देने से युवा वयस्कों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनने में सहायता मिल सकती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसने कह रहा है कि वित्त साक्षरता होनी चाहिए और जो यदि इसको प्राप्त करता है तो शेविंग अच्छे से कर पाता है, मैनेजमेंट अच्छे से कर पाता है और उसको लॉस भी बहुत कम मिलता है। ठीक है, और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये तो गलत हो गया। कम ऋण, ये भी गलत है। इसका डी राइट होगा, क्योंकि विद्यालयों में व्यक्तिगत वित्त की शिक्षा से युवा वयस्कों को वित्त रूप से जिम्मेदार बनाने में सहायता मिल सकती है। ये बात सही है, एक संभावना व्यक्त कर रहा है ये भी। ठीक है, और उसमें भी यही बात की गई थी। अब देखो, कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये जो पूर्ण धारणा वाले क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे अटेम्प्ट करें। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चे, पूर्ण धारणा वाले क्वेश्चन इसमें पैसेज में स्वयं लिख देता है कि आप इसके विपरीत जाकर के नहीं बताएंगे, कि पता चल रहा है आप कहीं और से बात कर रहे हैं, लिखा हुआ उसमें कुछ और है, आपका माइंड कह रहा है नहीं, मौलिक अधिकार ही हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स की बात कर दी तो 19 और 21 की बात कर दी। ऐसा नहीं है बच्चे, जो पैसेज के अंदर दिया हुआ है, जो आपने पैसेज पढ़ा है, परिच्छेद पढ़ा है, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन करना है। इट्स क्लियर है नो। देखो, चाहे वो पूर्ण धारणा का हो, पूर्ण धारणा इजी हो जाती है कैसे। देखो, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला, विद्यालयों में वित्त शिक्षा को शामिल करने से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता में योगदान मिल सकता है। संभावना व्यक्त कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। बताओ, होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। दूसरे में कह रहे हैं कि विद्यालय की शिक्षा के बिना वयस्कों में बुद्धिमानीपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। नहीं महोदय, इन्होंने कठोर शब्द की बात कही है कि विद्यालय में शिक्षा ही नहीं होगी। उसने कहा है उसमें कि अगर आप शिक्षा दोगे तो ऐसा होगा, वो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता में योगदान देंगे, वो मैनेजमेंट ठीक करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो शेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करोगे तो वो भविष्य में क्या होगा, एक चुनौती शामिल हो सकता है। बुद्धिमानपूर्ण कहीं ना कहीं वित्तीय निर्णय में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो इसलिए दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि उपयुक्त पूर्ण धारणाओं में से कौन सी मान्य है, तो केवल एक इसमें मान्य हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। 2 देखिए, हाल ही के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। अब देखो, हेल्थ पर आपसे पूछा गया, खास तरफ ये मेंटल हेल्थ है, बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर जो सुसाइड के केसेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर है। हाल ही के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि अधिक लोग मनोवैज्ञानिक कल्याण के महत्व को पहचानते हैं। स्टिग्मा को कम करने और व्यक्तियों को सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किए गए हैं। इन प्रयासों के बावजूद कई समुदायों तक अभी भी पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं है। विशेषज्ञों का तर्क है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अधिक धन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ बेहतर एकीकरण और अधिक प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता है। आप समझना, धन की आवश्यकता है, देखभाल की आवश्यकता है प्राइमरी सेक्टर में, और प्रशिक्षण और पेशेवरों की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा
जा सकता है। मतलब कि आपको क्या देखना है, इसको एकीकरण करना है, तब जाकर के आप इसके बारे में बता सकते हैं। अभी आएंगे इंग्लिश वाले पे, 1 सेकेंड रुकिएगा, पहले इस पैसेज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंग्लिश वाले पे भी आएंगे। अब पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तर्क सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। ए, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता ने मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जुड़े स्टिग्मा को समाप्त कर दिया है। अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो बहुत की पहुंच भी नहीं है। बी में कह रहे हैं, कई समुदायों में अभी भी पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। बात सही है। मनोवैज्ञानिक कल्याण शारीरिक स्वास्थ्य से कम महत्वपूर्ण है। ये गलत है, मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं है। डी में कह रहे हैं आपसे, मानसिक स्वास्थ्य के लिए वित्त पोषण में वृद्धि अनावश्यक है। अरे भाई, अनावश्यक नहीं, आवश्यक है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, कि कई समुदायों में अभी भी आप देखोगे पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, और इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि आप इसमें कई चीज़ों की आवश्यक है, जिसमें आप प्रशिक्षण, विशेषज्ञों, पेशेवरों और धन, संपत्ति, प्राथमिक प्राइमरी स्वास्थ्य, हेल्थ, इन सब पर आवश्यकता है। 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। मतलब कि आपसे पूर्ण धारणा पूछ रहा है। पहले में कह रहे हैं कि वर्तमान वित्तपोषण स्तर मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अरे भाई, अगर पर्याप्त होता तो धन की बात नहीं करते, जरा समझना। अगर पर्याप्त होता तो पैसेज में वहां पर धन की बात नहीं की गई होती। पर्याप्त नहीं है, परिच्छेद में इस बात को कहा गया है कि वित्त पोषण लाने की जरूरत है, ठीक है, पेशेवरों की जरूरत है, तो पहला गलत है। दूसरे में कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करने से सेवा वितरण में सुधार हो सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि आप एकीकरण उसका महत्वपूर्ण तरीके से करें, वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सिस्टम को एकीकृत कर दें और फाइनेंशियली पेशेवर और ऐसे प्रशिक्षण विशेषज्ञों को वहां पर नियुक्त कर दें, तो उससे शायद ऐसा मिले कि भविष्य में एक सेवा वृद्धि सुधार हो सकता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणाएं या मान्य है, यह है। इसमें केवल 2, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी देख लेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को आप भी देखिएगा बच्चे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सब चलेंगे साथ। 5 नंबर, अब देखो 5 नंबर आप करेंगे, ठीक है, 5, 6, 7 कर सकते हैं। चलिए 7, 8, 9, ठीक है, तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। 10, रीना गोट 30% of the maximum marks in the examination and failed by 20 marks. However, Meena, who took the same examination, got 50% of the total marks and got 30 marks more than the passing marks. Find the passing marks in the examination. मतलब कि आपको यही करना है कि कितने थे जो पासिंग मार्क्स थे। अब ये आपके पैसेज है भाई, इंग्लिश वाले बच्चे देखिएगा, वीडियो को पोस्ट करें और पैसेज को पढ़ें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन 12 नंबर, पैसेज नेक्स्ट। इन रिसेंट ईयर्स मेंटल health awareness has gained significant attention as more people, ठीक है, नीचे हैं उसके क्वेश्चन आप यहाँ ले लीजिएगा, ये लीजिएगा बच्चे। अरे रुको भाई रुको, हिंदी वाले बच्चों रुको, पहले इंग्लिश वाले बच्चों को भी देख लेने दो। 13 नंबर, 14 नंबर हो गया। लो भाई, इंग्लिश वाले बच्चे सबसे पहले चलेंगे। 15 नंबर भी करो अटेम्प्ट्स। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दिस गिवन सीक्वेंस, बताना आपको अगली क्या होगी। चलिए आइए देखिए बच्चे, 15 का वीडियो को पोस्ट करके अटेम्प्ट लें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। आई होप आपने इसको किया होगा। देखिए एक एक करके बात करेंगे। देखो राइट आंसर देखो बच्चे, ये है 5, 8, 17, 24, 37, 48। ठीक है, देखो है क्या, आप करें अपने स्तर पर। 2-3 तरीके होते हैं, कुछ तो घन वर्ग होता है, विषम संख्या सम संख्या होती है,
कुछ इस तरीके से इनका गैप निकालते हैं, कुछ ऐसे गैप निकालते हैं एक नंबर छोड़ के, ठीक है। ये इसका पैटर्न होता है। एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ, कोई भी सवाल आपसे ना बने, कोई भी सवाल अगर ऐसा ना बने, एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, तो आप केवल उसका गैप निकालिए, ये वाला, फिर ऐसे यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो फिर इसका निकाल देंगे, ठीक है, फिर इसका निकाल देंगे, फिर इसका निकाल देंगे, फिर इसका निकाल देंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो नंबर होगा इसको सबको ऐड ऑन कर लेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ के इधर लिख देंगे इस बॉक्स में, वही उसका राइट आंसर होगा। ये एक ब्रह्मास्त्र है अगर आपसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं बन रहा है तो, ठीक है, गैप से। लेकिन देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, 5 8 17 24 37 48 डैश। देखो 5 अगर मैं कहूँ कि 2 स्क्वायर प्लस 1, मैं कहूँ आपसे कि 3 स्क्वायर 3 या 9 माइनस 1, फिर मैं कहूँ आपसे 4 स्क्वायर प्लस 1 17, फिर मैं कहूँ आपसे 5 स्क्वायर माइनस 1 24, फिर मैं कहूँ आपसे 6 स्क्वायर प्लस 1 36 और 1 37, फिर मैं कहूँ आपसे 7 स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, कि 8 स्क्वायर प्लस 1 अट्टू 64 प्लस 1 65। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ होता नहीं है, ये सवाल अगर आपके मस्तिष्क में बैठ गए तो कर लोगे, अन्यथा नहीं तो नहीं, फिर टाइम टेकिंग लगता ही है। तो प्रैक्टिस करते रहें, बाकी की चीज़ें हो जाएंगी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको लेंदी क्वेश्चन कहेंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं कहेंगे, लेंदी क्वेश्चन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या है। मान लीजिए बी 1 से 250 के बीच की वे संख्याएं हैं जो 3 4 5 11 में से किसी एक से भी विभाज्य नहीं है। बी का मान क्या है। अब जरा मुझे बताओ, मैं अगर आपसे कहूं, जरा समझना, यहां पर कुछ संख्याएं देके रखी हैं कि इनमें से तो विभाज्य नहीं है। अगर 1 से आप 250 तक जाते हो, इसके बीच की संख्या 2 3 5 और 11 इससे विभाजित नहीं होती। तो बट किससे विभाजित होंगी, तो आपसे पूछा गया है बी का मान बताओ, ठीक है। मैं कह रहा हूं ओके बी का मान बताएंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर दें। देखो पहला वाला कथन लो जरा, ठीक है, पहला वाला कथन लो। ये कह रहे हैं बी बराबर 53 से 65 के मध्य है। देखो बी 53 से 65 के मध्य है। एक बार किन्होंने क्या बोल दिया कि बी जो आएगा ना आपका बी, ये 53 से 65 के मध्य हो सकता है, कहीं भी कोई भी संख्या पर, 54 पर 64 पर, किसी पर भी हो सकता है। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि बी 60 के बराबर है, मतलब कि बी जहां होगा वहां पर 60 होगा। तीसरे में कह रहे हैं बी 75 के बराबर है। चौथे में कह रहे हैं कि बी 50 से कम और 83 से अधिक है। ये इन्होंने बोला है। तो बट आपको यही बताना है। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आपको, मुझे मालूम है, बिल्कुल लेंदी लगने का चाहिए क्योंकि सवाल ही ऐसा है। देखो क्या करना है, आप मुझे बताओ अगर b बराबर 250 में मान लूं, कितना मान लूं कि b बराबर 250 अगर एक नंबर है और इसी 250 को मैं कहूं आपसे, इसी 250 को 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं एक जगह ले लेता हूं। यहां पर कोई ऐसी जगह है, ये है, चलिए देखिए यहां पर ले लेंगे, क्योंकि अब भाई सिस्टम वो नहीं है हमारे पास में कि जो बड़े बड़े टीचर कोचिंग इंडस्ट्री संस्थाओं के पास में है, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा, सारी चीज़ें समय रहते हुए हो जाएंगी। देखिए b बराबर मैं कहूँ 250, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू कितना है, जरा ध्यान रखना, 3 5 11, ठीक है। 1 माइनस 1/5 इंटू, फिर है 1 माइनस 1/5 हो गया ना, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे,
ना कि 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, फिर आ जाएगा 1 माइनस 1/11। ठीक है, ये इनटू में है। करो भाई सोल्व इसको। b बराबर 250 इंटू ये हो जाएगा 2 ही करना 2 -1, तो ये हो जाएगा -1 2 में से, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3 ही करना 3, तो ये आ जाएगा 3 में से, ठीक है, 1 घटेगा तो 2 बचेगा, इंटू ये आ जाएगा 5 ही करना 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 बचेगा, इंटू ये हो जाएगा 11 था ना, 11 करना 11, 11 में से 1 जाएगा तो 10/11। ठीक है, अब काटो, 2 से 2 कटे, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से 2 कटे। अब ये बचेगा आपका, यहाँ पे कितना बचा, b बराबर 250 इंटू कितना बचेगा, ये बचेगा आपका यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, 1 इंटू 2 कट गया तो 1/3 इंटू 4/1 कह सकते हैं, और 2/11 कह सकते हैं। अब जब आप इसको करोगे पूरा सोल्व, इसको जब आप पूरा सोल्व करोगे इसको, क्योंकि नीचे जगह कम है, तो आप जब इसको काटोगे फाटोगे पूरा करके, तो आपका आएगा 60, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 60.60, कुछ कुछ आता रहेगा, तो इसमें जो हम राइट आंसर होगा वो 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 60 होगा। मतलब कि आप देखोगे वो किसके बीच में है, देखो जरा, 53 से 65 के मध्य अवस्थित है। अब जरा यहाँ पर मुझे समझना, सॉरी यहाँ पे जरा समझना, यहाँ पर देखो पहला वाला क्या है, ये कह रहा है कि 70 के बराबर, 75 के बराबर नहीं सर, ये है 60.60, ठीक है, तो 75 के बराबर तो होगा नहीं। ये कह रहा 50 से कम है और नहीं, 83 से अधिक ये भी नहीं है, तो 3 और 4 तो नहीं होगा, मतलब कि बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, ए इसमें आंसर है, क्योंकि 53 से 65 के मध्य तो है। ठीक है, 53 से 65 के मध्य तो है भाई 60, ठीक है, लेकिन आप देखोगे अगर बी को पढ़ लें, ये भी सही है कि 60 के बराबर है, जी हाँ लगभग 60 के बराबर है, तो 2 इसमें आंसर आ जाएगा, मतलब कि 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, लब भी पूछ लिया आपके तो बच्चे, लब भी आपसे पूछ लिया है बच्चे। आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। आप कहेंगे सर लब बहुत याद कर रहे हैं, क्या बात। देखो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। यदि एक निश्चित कूट में AROSE को ZSNTD और लब को KPUF लिखा जाता है, तो VANKS को कैसे लिखा जाएगा, बताइए। देखिए एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, जरा समझना। ये कह रहा है ए, अगर आप इसकी कोऑर्डिनेशन कर ले, मैं तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं पर्सनली नहीं करता हूं। 18 15 19 5 26 19 14 24। मुझे बताओ कि सर अगर आप देख लो कि ए का अपोजिट अगर हम जाएं, ए का अपोजिट अगर हम जाएं, मैं कहूं कि आपसे ए माइनस, अगर मैं कहूं ए में से -1 कर दें तो कितना आएगा, जेड आएगा। वही अगर हम देखें आर, आर में क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं तो 19 आ रहा है, मतलब कि एस आएगा। वही है ओ, ओ में -1 कर रहे हैं, देखो एन आ रहा है ना, ओ में -1 कर रहे हैं तो कितना आएगा, एन। वही कह रहा है कि एस, एस में +1 कर दें तो कितना आ जाएगा, टी, मतलब कि 20। और फिर कह रहा है ई, ई में -1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 4, मतलब कि डी, यही आ रहा है। फिर वैसे इसको देखो, यहां पर है लव, ठीक है, लव, एल में अगर 1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, के, 12 में से 1 जा रहा है। फिर है ओ, 15 में +1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 16, मतलब कि पी। फिर उसके बाद है वी, वी में -1, मतलब कि 22 में -1 कर रहे हैं तो 21, मतलब कि यू। और फिर उसके बाद में है आपका ई, ई में +1 कर रहे हैं तो आ रहा है एफ। हो गया। पूछा क्या आपसे, बैंक्स पूछा है, बैंक्स, जो बैंक्स है ये पूछा आपसे। देखो बैंक्स,
तो बी में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1, तो बराबर आ जाएगा ए में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 1, फिर आ जाएगा वी, फिर आ रहा है आपका एन में माइनस करना पड़ेगा 1, तो बराबर आ जाएगा, ठीक है, एम, और फिर है के में प्लस 1 अगर हम कर दें तो कितना आएगा, के, क्योंकि 11 12 एल, फिर उसके बाद है आपका एस में माइनस 1 कर दें, मतलब कि 19 में से 1 घटाएंगे 18, मतलब कि आर, तो आपका आएगा बच्चे, ये इसका राइट आंसर आएगा AVMLR, ये इसका राइट आंसर आएगा AVMLR, ठीक है, ए इसका राइट आंसर आएगा। इट्स क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा किस किस स्टूडेंट्स ने कैलेंडर नहीं पढ़ा है, कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। और ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कैलेंडर वाला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आंसर इन दोनों के आपसे पूछूंगा। इसमें लुप्त पद पूछा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर आपका 19, इन दोनों का आंसर आपको करना है बच्चे कमेंट्स, लिख देता हूं पहले, ठीक है। इन दोनों का राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स देना है, ठीक है, आपका 18 और 19 का। मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए ज़रा, ताकि आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में ईजी हो, क्योंकि कई बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, नहीं याद होता है, नहीं पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, रिवाइज नहीं किया होता है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, और वो कम लोगों तक पहुँचा है, ठीक है, ज़्यादा तक नहीं पहुँचा, उसको बच्चों ने सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगता है जो चीज़ आपको सीरियसली लेनी चाहिए उसको नहीं लेते। आपके पास मैंने बोला था कि 4 से 5 दिन का समय रिवाइज कर लीजिएगा, मैथ को, रीजनिंग को, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार कॉम्प्रिहेंशन को, ताकि आपको टेस्ट में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। देखिए 18 नंबर ये कह रहे हैं कैलेंडर। देखो आपको एक बात पता है, जब आपका साधारण वर्ष होता है, क्या होता है, जब वर्ष होता है आपका साधारण, तो शेष फल जो बचता है ना, शेष जो बचता है उसमें एक दिन बचता है, जरा ध्यान रखना। जब होता है आपका लीप वर्ष, तो उसमें आपके 2 शेष दिन बचते हैं, ध्यान रखना। लीप वर्ष कब होगा, जब आपकी फरवरी जो है, ठीक है, सॉरी, जो आपकी फरवरी है, अगर वो फरवरी 29 की होगी तो वो लीप वर्ष होगा, ये ध्यान में रखना। एक और यहां पर आता है, नहीं तो जो नंबर दे के रखा है, जैसे मान लो ये n संख्या है कोई वर्ष की, ठीक है, और इसको अगर इसको आप 4 से विभाजित कर दें और पूरा पूरा कट जाए, यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचे, तो वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो इसको भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही आपसे पूछा है, बस ये ध्यान में रखना है, जब साधारण वर्ष होगा तो वहाँ पर आपका रिमाइंडर जो दिन बचेगा वो 1 बचेगा, और जब वो आपका लीप वर्ष होगा तो वहाँ पर जो दिन बचेंगे वो 2 हो जाएंगे, क्योंकि जो फरवरी है वो आपकी 29 की हो जाती है, 28 की ना हो करके। यहाँ तक चीज़ें आई होप आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो यही पूछा है कि वर्ष 2035 का कैलेंडर समान है। अब समान आपको बताना, अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं ना, तो आपको कैलेंडर लिखना है 2035, ठीक है, फिर 35 36, 2000 ना लिखें, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46, यही है ना। 48 तक लिख लो भैया, 47 और एक इधर लिख लो 48। बस आपको पता होना चाहिए, जब आप 35 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे साधारण वर्ष है, ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 35 नहीं कटता है, 36 4 से कटता है क्या, 8 चौक 32, बचा कितना, बिल्कुल कटता है, तो ये यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। 38 पूरा पूरा कटता है, नहीं। 39 कटता है, नहीं। 40 यहाँ पे 2 बचेगा, ये कटते हैं, 44 कटता है, यहाँ पे 2 बचेगा, 46 नहीं कटता, 47 48 2 बचेगा। तो आपको वही चीज़ें कर ली हैं, फिर उनका ऐड ऑन करके जितना भी बचे, जो भी आपका नंबर आए, मान ले n आया, उसको 7 से कर दीजिएगा, और 7 से आप करोगे तो पता चल जाएगा कि महोदय क्या इसका आएगा कि नहीं, ठीक है। तो आप इसका आंसर तो यूँ कर देंगे, मैंने पूरा बता दिया, केवल मुझे आंसर इसमें लिखना था, केवल आंसर पे क्लिक करना था, मैंने पूरा सवाल सोल्व कर दिया। जो स्टूडेंट्स होंगे ना समझदार, अच्छे, हालांकि सारे विद्यार्थी अच्छे हैं, ठीक है, सारे विद्यार्थी अच्छे हैं, अच्छे से कमेंट्स करते हैं, मैंने देखा है कमेंट्स में आपके पढ़ता हूँ,
टेक्निकल टीम से बात होती है मेरी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आप बताएंगे 19 का कुछ नहीं बताना है, निम्नलिखित में से ये एक सीरीज है, 8 है 18 है, यहाँ पर देख रखा है x 50 72, x के स्थान पर कौन सा पद होगा बस आप कर लीजिएगा। इसमें दो तरीके से करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, आप इसका गैप निकाल लेंगे या फिर वर्ग घन जो भी हो सकता है, या फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस रख देंगे, उसको अगर सही इसको कर रहा है फुलफिल तो वही उसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर है क्वेश्चन आपका, क्या है जानिएगा, पढ़िएगा वीडियो को पोस्ट करके 20 नंबर क्वेश्चन को। मैं 30 क्वेश्चन इस क्लासेस में करने का प्रयास करूंगा, चाहे जितनी लंबी क्लास हो, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास भी सी साइट में अपने आप में एक चुनौती हो जाती है, अन्यथा ये 4-5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। चलिए देखिए, राज ने ऐसे अंक प्राप्त किए कि अंग्रेजी और गणित में उसके अंक विज्ञान के अंकों से 20 अधिक हैं। जरा मुझे बताओ, देखो मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट्स करें या फिर किस तरीके से हम क्वेश्चन को लें, थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं हूं ना आपके साथ में, मिस्टर कुमार सर आपके साथ में हैं, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए क्या है, आप मुझे बताओ, यहाँ पर कह रहे हैं कि 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं अंग्रेजी और गणित में, उसके अंक विज्ञान में उसके अंकों से 120 अधिक अंक, ठीक है। तीनों विषयों में औसत अंक 120 हैं। भाई अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर है इंग्लिश प्लस यहाँ पर है आपका मैथ प्लस, अब यहाँ पर है 120 प्लस कितना है सर, साइंस है, ठीक है। ये तो होगी समीकरण नंबर 1। दूसरे में कह रहा है कि अगर आप देखो कि टोटल कितना, कहते हैं ना संख्याओं का योग बटे संख्याओं का, तो अगर आप एवरेज इसका निकाल लें, औसत, ये कह रहा है ना औसत, ठीक है। तो मैं कहूं आपसे कि भाई इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस अपॉन कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना आपका 120। इट्स क्लियर है। अब मुझे आप बताओ एक चीज कि अगर मैं कहूँ आपसे मैथ इंग्लिश हिंदी, ये जो मैथ है इंग्लिश है और साइंस है, अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका कि ये 2 समीकरण बन गई, एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण। अब मैं कहूँ कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में रख दो, तो देखो कैसे रखना है, कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ये 20 है यहाँ पे और ये भी 20 एवरेज है। तो अगर मैं कहूँ इसका इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस बराबर कितना आ जाएगा 120 इंटू 3, तो 12 दूनी 24, 12 36, कितना आ जाएगा 360 आ गया तीनों का। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैथ जो था और साइंस का कितना था 120 अधिक, ये कह रहा है ना 120 अधिक, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 किसका, साइंस का आ जाएगा ना। तो मैं कहूँ साइंस बराबर कितना, यह अगर इससे अधिक है ना, तो ये कह रहा है कि 2 इंटू साइंस। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको इधर रफ कर देता हूँ, ये तो पूरा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर लिखने में मुझे इजी हो जाएगा, नीचे वाले रहने देंगे और बाकी का तो आपको समझ में आ ही गया है, कुछ भी नहीं है इसमें जब मैं बोल रहा हूँ तो देखो। देखिए सॉरी, एवरेज कितना आ गया 300। मुझे बताओ कि 120 प्लस विज्ञान का कितना है, साइंस प्लस साइंस बराबर 360, तो 2 साइंस बराबर कितना 360 माइनस 120, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 4 240। मतलब कि आप देखोगे 2 इंटू साइंस बराबर 240, तो मैं कहूँ कि साइंस का मान आपसे पूछा है, ठीक है, विज्ञान में कितने प्राप्त हुए, तो आप कहोगे 240 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, तो 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिंक दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे पर्सनली बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो वह क्या कर सकते हैं, आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखिए, किसी एस्पिरेंट्स को बात करनी थी मुझसे, मेरे को पता चला
कि सर आपसे कुछ स्टूडेंट्स बात करने के लिए चाह रहे हैं पर्सनली, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर एक आईडी बनी हुई है, इसी के नाम से है, संस्था के नाम से, एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज, सेम यही डीपी लगी हुई है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टा भाई इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टा मत चलाइएगा इंस्टा, केवल वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए ना, वहाँ पर आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर अगर आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं, क्या हो गया भाई। देखो बात करने के लिए आप कॉल मिलाते हैं, ठीक है, मैं कौन सा ये बोल रहा हूँ कि आप इंस्टा चलाओ, इंस्टा मत चलाओ, आपको अगर कोई समस्या प्रॉब्लम है तो आप पूछो, ठीक है। हालांकि मैं एक दिन के लिए उसका चैट ओपन करूँगा, ठीक है, टेलीग्राम का मैं आपको बता दूंगा जिस दिन करूँगा, ठीक है। अभी जनवरी में मैं स्टार्ट करूँगा, जब से करंट की क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो वहाँ पर मैं कर दूंगा, ठीक है। आइए परिच्छेद पढ़ते हैं, परिच्छेद की तरफ पढ़ते हैं। कमेंट्स में भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, अन्यथा आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए अभी कॉल पर थोड़ा बात हो पाना, ठीक है, थोड़ा लैग करता है चीज़ें, मैं आपको सारे ऑप्शंस दूंगा। देखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने, देखो क्लाइमेट पर आधारित है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन तीव्रता से होता जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक स्वस्थ और टिकाऊ है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी, ग्रिड अवसंरचना और उच्च प्रारंभिक निवेश लागत महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। मतलब कि इसमें बाधाएं क्या हैं, एक तो जो निवेश है, जो ग्रिड अवसंरचना है, वो जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। सरकारें और निजी कंपनियां इन बाधाओं को दूर करने और संक्रमण में तीव्रता लाने हेतु अनुसंधान में निवेश कर रही हैं। हालांकि दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभों को निवेश अनुकूल माना जाता है, ठीक है। अब देखिए चलेंगे बाद में, पहले इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स को भी हम इसका आंसर दिखाने का प्रयास करेंगे, इनसे क्वेश्चन करवाएंगे। बताइएगा 15 नंबर वीडियो को पोस्ट करके, 16 नंबर, 17, 18 और 19 का आपको आंसर देना है कमेंट्स में। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स बता दिए हैं, 2 का ये 20 था, अभी हम करें हैं आपको, ये पैसेज हम पढ़े ही हैं, ठीक है, आप भी पढ़िएगा वीडियो को पोस्ट करके। चलिए आइए देखिए, अब देखो ये यहाँ पर पूछा क्या रहा है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी पर क्वेश्चन था, उसमें क्या क्या उसके पॉजिटिव हैं और क्या क्या नेगेटिव हैं उस पर क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूलन है। नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन से कोई आर्थिक चुनौती नहीं है। मैंने कहा भाई चुनौती है। सी में कह रहा है परिवर्तन को व्यवहार बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान में निवेश करना आवश्यक है। डी में कह रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम टिकाऊ है, कम नहीं है, अधिक टिकाऊ है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे क्योंकि परिवर्तन जो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उसमें व्यवहार्य बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और अनुसंधान में आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ये बाधा है ना, तो इन बाधाओं को दूर करना है तो क्या कर सकते हो, तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्ट करो। अगला 22 नंबर, परिच्छेद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा से जीवाश्म ईंधन की तुलना में पर्यावरणीय लाभ अधिक है। मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे जीवाश्म ईंधन की तुलना में पर्यावरणीय लाभ अधिक है, बिल्कुल, क्योंकि वो उसके अनुकूल है, उसके हितैषी इसको माना जाता है, तो एक तो लाभ इसका सबसे बड़ा यही है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि पर्यावरणीय ऊर्जा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बोला है कि आपको अगर जो नवीकरणीय ऊर्जा चुनौती है अगर आप उसको समाधान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका समाधान करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अरे भाई उसमें ठीक ठीक से उसने बोला एग्जामिनर ने कि भैया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। पूछ रहे हैं आपसे सही कूट का चयन करें, तो सही कूट तो इसमें एक ही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 2। देखिए क्या क्वेश्चन है, डिजिटल एरा पे क्वेश्चन है। आइए, बढ़ती डिजिटल दुनिया में
गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर के चिंताएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल, कंपनियां सेवाओं को अनुकूलित करने और विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्रित करती हैं। जबकि डेटा संग्रह के लाभ हैं, यह नैतिक चिंताओं को भी जन्म देता है। किसको चिंताओं को जन्म दे रहा है? नैतिक चिंताओं को जन्म देता है कि डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है और साथ ही इस तक किसकी पहुंच है। कुछ सरकारों ने गोपनीयता संबंधी कठोर नियम बनाए हैं, जबकि अन्य पीछे हैं, जिससे दुनिया भर में डिजिटल गोपनीयता के प्रति एक खंडित दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया है। यूरोप ने इसके प्रति बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, उन्होंने एक इसके प्रति कानून भी बना दिया है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के मर्म का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करता है? ये मर्म शब्द समझते हो क्या है? इसका बेस है, मतलब कि किसको ये इंडिकेट कर रहा है। इसका जो निष्कर्ष है, मर्म का मतलब है कि निष्कर्ष जो है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, डिजिटल दुनिया में गोपनीयता नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भाई आवश्यकता है, कोई नहीं आवश्यकता है, तो पहला तो गलत हो गया। उसके बाद दूसरे में कह रहे हैं बी में, व्यक्तिगत डेटा संग्रह के कारण डिजिटल गोपनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल, सभी सरकारों के पास डिजिटल गोपनीयता के लिए एक समान नियम है नहीं, कुछ ने तो कानून बना दिए हैं और कुछ ने कानून नहीं बनाए हैं, ठीक है। डी में कह रहे हैं, कंपनियां विज्ञापन उद्देश्यों के लिए शायद ही कभी व्यक्तिगत डेटा एकत्रित करती हैं। कभी कभी नहीं, हमेशा करती हैं। इसमें बी इसका राइट आंसर आ जाएगा कि व्यक्तिगत डेटा संग्रह के कारण डिजिटल गोपनीयता संबंधी चिंताएं लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही हैं। रश्मिका मंदाना आप देखिएगा, उनका फैंक किस तरीके से वीडियो चला यूट्यूब पे, ठीक है। कोई पर्सन गल्फ की थी, एक वहाँ की इन्फ्लुएंसर थी, तो उसने बनाया था, वो उनका डीप फैंक बनाया गया, तो आप समझ सकते हैं। आइए पूर्व धारणाएं वाले क्वेश्चन है, देखिए क्या करें। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं? दुनिया भर में गोपनीयता संबंधी कठोर नियम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। दूसरे में कह रहे हैं, डिजिटल युग में डाटा सुरक्षा एक नैतिक चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात है। देखो दूसरा तो इसमें साफ साफ बोल रहा है, लेकिन पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दुनिया भर में गोपनीयता संबंधी कठोर नियम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ये बात तो सही है कि स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है, ये बात तो सही है कि स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन इसमें एक बात और बोली गई है कि कुछ कंट्रियों ने, किसने, कि कुछ देशों ने तो क्या किया है, कानून बनाए हैं, और कुछ देशों ने कानून ही नहीं बनाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुद्दा है। और ये कह रहे हैं सार्वभौमिक, नहीं सर, कुछ तो इसका लाभ बड़े अच्छे से ले रहे हैं, कानून बना रहे हैं, वाकायदे सारी चीज़ें, तो पहला इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो राइट आंसर पूछा है मान्य वेद है, तो एक इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन, आप भी वीडियो को पॉज करके राइट आंसर देने का प्रयास करें अपने स्तर पर, फिर आप देखें कि आप गलत थे या सही थे। देखिए, 6 वर्ष पहले सोनू की आयु सुमन की वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब कि कब थी? 6 वर्ष पहले। एक है सोनू, एक है सुमन, ठीक है, 6 वर्ष पहले थी, ये ध्यान रखना। यदि 10 वर्ष बाद सोनू की आयु और 6 वर्ष पहले सुमन की आयु का योग, देखो 10 वर्ष बाद प्लस 10 कुछ आई होगी, और 6 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग कितना था? तो s प्लस s बराबर कितना था? 84। तो 12 वर्ष पहले सुमन की आयु और 6 वर्ष बाद सोनू की आयु का योग क्या होगा? कई बच्चे डेफिनेट, मैं बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना। मैं हूँ मिस्टर कुमार सर आपके साथ में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए देखिए, एक एक करके मैं बात करूँगा। देखो बच्चे जरा समझना, क्वेश्चन को समझते हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसमें पहले बाद इजी नहीं बनाया, इसको थोड़ा सा और टफ बना दिया गया, लेंदी बना दिया गया। डेफिनेशन समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं एक एक लाइन से। देखो, माना कि सुमन की वर्तमान आयु, मानो कि जो सुमन है उनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या है? x वर्ष है, ठीक है। तो सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी?
सुमन की आयु बराबर थी, ठीक है, कब थी, 6 वर्ष पहले। तो जो सोनू है तो उसकी आयु क्या होगी, x प्लस 6 होगी। इट्स क्लियर है। अगर आप प्रश्न के अनुकूल आप चलेंगे तो जरा देखिएगा, यदि 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, जरा समझना, तो x प्लस, जरा समझना, x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 प्लस 10 प्लस x माइनस 6, अब कह रहा है ना 10 वर्ष बाद सोनू की आयु 6 वर्ष पहले सुमन की आयु की, योग कितना था, 84 था। इट्स क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा, आप देखोगे इसमें से अगर आप कहेंगे तो ये हो जाएगा ये कितना है, 6 प्लस एक्स हो जाएगा, 6x, ये माइनस का 2 और इधर आ जाएगा 10, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 84। यह आ जाएगा, अगर आप देखेंगे 2x बराबर 84 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा आपका 10 घटा देंगे तो 74, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2x बराबर 74 और x बराबर आ जाएगा आपका, 2 से काट देंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 37। तो x का मान कितना आ जाएगा, 37 आपका x का मान आ जाएगा। अब ये कह रहा है, अब जरा फिर से समझना, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सवाल हमने ऊपर से कर लिया। तो 12 वर्ष पहले सुमन की आयु, अब देखो कितने वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, कितना आया सर, 37 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर है 2, 25, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। 12 वर्ष पहले सुमन की आयु और 6 वर्ष बाद सोनू की आयु का योग क्या होगा। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है 25, तो सोनू की आयु कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो सोनू की आयु 6 वर्ष बाद किस में होगी, 37 में, क्योंकि x का मान निकाला ना हमने, देखो ये सुमन है और x प्लस, तो कितना आ जाएगा, 37 प्लस 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर जरा समझना, 37 प्लस 6, ठीक है, ये x का आएगा ना, x ये माना है ना हमने, x और प्लस x का कितना, 6 वर्ष बाद प्लस 6, तो कितनी होगी, अगर दोनों का अगर आप योग निकाल दें, दोनों का योग, ठीक है, तो 6 6 12, तो आप कहोगे 37 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 49, ठीक है, 49। अब कह रहा है दोनों का योग बताओ, तो देखो यहां पर आ गया सुमन की आयु 6 वर्ष बाद और सोनू की आयु का योग। देखो सुमन की आयु कितनी होगी, 49, और सोनू की आयु कितनी हो गई, अब इसमें जोड़ दो, सोनू की आयु होगी 25, तो इस सबको जोड़ दो, अब सबको जोड़ दो, मतलब कि आप देखोगे 25 प्लस 49 कितना हो गया, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, ठीक है, 14, 4 और 6 7, 74 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 74 है इसका आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों की जो आयु का योग होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, आप देखोगे 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जैसे जैसे इन्होंने डेफिनेशन दी है वैसे वैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। इट्स क्लियर है नो। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया है और एकदम सोल्यूशन के साथ में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 26। ये कह रहे हैं एक्स बाई जेड का कुल वेतन कितना है, 33,300 रुपये है। यदि वे अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तब उनकी बचत कितने अनुपात में होती है, 7:6:9 के अनुपात में है। तो एक्स और वाई के वेतन याद कीजिए। कुछ नहीं करना है, जो जो इसने दिया हुआ है भाई वही करना है, बाकी का कुछ आप करोगे नहीं अपनी तरफ से और इसका आंसर आप निकाल लोगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, मैं हिंट्स दे देता हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। ईजी है, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूँ, मानो कि एक्स, वाई और जेड, मानो कि इनकी आय कितनी है, ये इनकी इनकम है, ठीक है, कितनी है 100। तो मुझे बताओ अगर एक्स 100 इसकी इनकम है और कितनी है खर्च, अगर वो कर दे 80% तो बचत कितनी हुई 20। वैसे ही अगर बाई के मान लो कि 100 इसका भी है, खर्च कर दे वो कितना 85, तो बचत कितनी हुई 15। वैसे ही आप देखोगे जेड भी कितने कमाता है 100 और कितने करता है 75, खर्च कर देता है, तो बचा कितना 25।
अब ये इसकी क्या आ गई, सेविंग आ गई, और सेविंग का बचत का अनुपात इन्होंने देके रखा है। बस अब इसको इक्वल करके आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका आंसर दे देंगे बच्चे, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 या 15 और 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा 4:3:5 के में। ये आएगा कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, बस आप इसका निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप दोगे कमेंट्स बॉक्स में, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इजी है, 26 का राइट आंसर आप देंगे। कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 27, जरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें वीडियो को पॉज करके, देखिए कितना कर सकते हैं आप, कितना नहीं कर सकते। एक दुकानदार ने 12 वस्तुएं प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम चीनी खरीदी। 12, देखो सॉरी, ये कह रहे हैं 12 रुपये में, अगर आप देखो 12 रुपये प्रति किलोग्राम दर से, ठीक है, आप 100 किलोग्राम चीनी खरीदते हैं तो टोटल कितने, 1200 रुपये में उसने कितनी खरीद ली है, 100 केजी चीनी खरीद ली है। कितने केजी खरीद ली है, सॉरी 100 केजी उसने क्या कर ली है, चीनी खरीद ली है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तथा 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिश्रित कर दिया। अब उसने क्या किया है, आगे चल के उसने कुछ यहाँ पर चीज़ें कर रहा है और उसी पर आपको समझना है। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखें, अब उसने क्या कर दिया, 120 किलोग्राम चीनी फिर खरीद ली उसने, मतलब कि क्या कर दिया, 120 किलोग्राम चीनी को उसने 16 से कर दिया, तो 12 छंग 72, 02 कितना आएगा, 12 छंग 72, 2 7 और 12 का ना 12 और 7 कितने होते हैं, 19। ठीक है, तो 1920 की ये हो गई। इट्स क्लियर है नो। कुल कितने हो गए जरा मुझे बताओ। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर मिश्रित कर दिया, तो यहाँ तक हमने कर लिया है, तो ये हो गया 1200, तो 0 2 9 2 11 1 2 3 21, तो 2120 उसका, सॉरी इतना ही आएगा ना, 1200, कोई गलती तो नहीं हुई है ना, एक सेकेंड को, 12 छंग 72, 2 7, 12 का ना 12, 7 और 2 सही तो है, तो ये आ रहा है आपका, हाँ ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा, 31 आएगा, 3100 कितना आ जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका 3120 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कर दिया है, तो 3120 आ गया टोटल, कितना आ गया, 3120 आ गया। ठीक है, टोटल अगर इसको मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 16 और 20 का मल्टीप्लिकेशन किया, ऐड कर दिया। क्लियर यहाँ तक। अब कह रहा है कि 10% लाभ, ठीक है, जो मिश्रण हुआ उसको आप 10% लाभ, अब देखो इसको आपने क्या कर दिया, 10% लाभ कर दिया, 2 0 से 2 0, तो कितना लाभ आया, 312 का लाभ आया। ठीक है, 312 का लाभ आया। प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए, इट्स क्लियर नो। तो मुझे बताओ कि जब 3120 में 312 और जोड़ो, तो 3120 प्लस 312 यही है, तो 2 3 4 3432 हो गया। अब 3432 की बात यहां पर की जा रही है, टोटल वजन कितना हो गया मुझे जरा ये बताओ, टोटल वजन कितना हो गया मुझे ये भी तो बताओ। तो आप कहोगे टोटल वेट, अगर टोटल वेट की बात कर लें तो 100 किलोग्राम था क्योंकि एवरेज निकालना है, और 120 था, तो कितना हो जाएगा 022 220, मतलब कि आप कहोगे 3432 को 220 से अब डिवाइड कर देना है। क्लियर, जो भी इसका आएगा डिवाइड करके वो आ जाएगा लगभग 15.6 के आसपास आएगा, 15.6 के आसपास आएगा। तो जो मिश्रण आ रहा है 15.6 आ रहा है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। कुछ इसमें है नहीं, आप इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लें, उसको ऐड ऑन कर दें, फिर उसका 10% मिश्रण का जोड़ दें, फिर उसके बाद में जितना वेट है जितना है उसका आप एवरेज निकाल देंगे। यही आपसे पूछा गया है, मिश्रण पर आप बेच रहे हो। मिश्रण मतलब कि इसमें एक एवरेज के फॉर्मेट में पूछ लिया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कुछ इसमें ऐसा नहीं है, मैं एक बार पुनः आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए क्या किया गया है इसमें क्वेश्चन में, जरा मैं आपको फिर से बता दूँ, एक सेकेंड। देखिए इसमें क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, इन्होंने जो आपसे कहा है ये कह रहे हैं कि 12 किलोग्राम है 100 की दर पे, प्लस उसके बाद 120 किलोग्राम है 16 की दर पे,
तो कितना आया टोटल जोड़ के, तो आप कहोगे 3120 आया। फिर इन्होंने कहा कि इसका ये टोटल मिश्रण हो गया ना, टोटल मिश्रण हो गया, इसका कह रहे हैं कि इसका 10% होना चाहिए। ठीक है, 3120 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3112 आ जाएगा। मैं कहूँ कि 3120 में आप 312 को ऐड करें तो आप कहोगे 2, 3, 4 एंड 3, तो 3432 आ गया। टोटल वेट कितना है, टोटल वेट आप कहोगे 100 प्लस 120, तो 220 हो जाएगा। अब 220 से क्या करोगे, आप इसको भाग कर दोगे, 220 से इसको भाग करोगे, जब इसको भाग करोगे तो 15.6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे चलने से पहले इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स बताइएगा राइट आंसर। पैसेज पे था ये पैसेज पे क्वेश्चन थे। पैसेज नंबर 2 पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन देखिएगा फिर लीजिएगा, पढ़िएगा और क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बताइएगा। 24 बेस्ड ऑन द अबाव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपके सामने सोल्व किया अभी। 25 26 का राइट आंसर आप भी बताएंगे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों बताएंगे। ये मैंने अभी किया है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 28 नंबर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को जरा समझिएगा और अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है 10,000 रुपए की मूल राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। जरा समझना, जैसे जैसे ये कह रहे हैं वैसे वैसे हमें करना है, बस अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है आपको। जरा समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे जैसे बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे हमें बताना है। ठीक है, देखो 10,000 रुपए की मूल राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो वार्षिक दर से संयोजित होती है। ठीक है, 3 वर्ष बाद ये कह रहे हैं क्या वह राशि इतनी होगी। अब देखो कैसे निकालना है आपको। एक बात मुझे बताओ, पहली बात, इसमें कुछ आपको नहीं दिया है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है या फिर ये साधारण ब्याज है। जरा मुझे बताना, आपको दिया है या नहीं दिया है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया बच्चे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ की है इस क्वेश्चन में। इनको चक्रवृद्धि ब्याज लिखना था, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यहाँ पर CI लिख लीजिएगा मेरी तरफ से, CI। वार्षिक इन्होंने बोल दिया वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो इसका फार्मूला होता है, आप सभी जानते हैं फार्मूला P1 + R/100, और क्या होता है इधर N होता है। ये तो है इसका फॉर्मूला, आप इससे भी कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन मैं इसमें एक ट्रिपल मेथड लगाता हूँ। ये तो फार्मूला है, मैं इसमें एक ट्रिपल मेथड लगाता हूँ। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से। मानो कि 100 रुपये हैं या 1,000 रुपये हैं। ठीक है, 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर पर दिए हुए हैं। टाइम कितना है, टाइम है 3 वर्ष। मैं कहूँ आपसे कि मुझे बताइएगा 10% का अगर आप रेशियो बनाएंगे तो 1/10, तो इसका 1/10, फिर इसका 1/10, फिर इसका 1/10, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा 100, इसका भी 100, इसका भी 100। फिर इसका क्या करोगे 1/10, तो कितना आ जाएगा 10, फिर इसका भी 1/10, तो कितना आ जाएगा 1, बट इसका 1/10, तो आप कहोगे इसका आ गया 10। तो कितने हो गए 300, 10 और 10 20 और 21, तो कितने हो गए 300, 10 और 10 20 और 1 21, तो कितने हो गए 321 हो गया। इसका ये क्या हो गया 321 हो गया। आप देखोगे इसका CI हो गया 321, और जो आपका SI है साधारण ब्याज है ये हो गया 300, ये ऊपर वाले। ठीक है, ये 300 हो गया। वहीं अगर पूछे अंतर, तो अंतर हो गया इसका 21। देखो ये यहाँ पर देखो, ये 10, ये 10 और 1 20 और 20, ठीक है 10 10 20 और 1 21। ठीक है, तो ये चीज़ इसी पे पूछी गई है। अब कुछ नहीं करना है। अब इन्होंने क्या कर दिया 3 वर्ष का दिया है 10%, इतना इजी आपको दे दिया है कि बस कुछ मत पूछो।
अब ये चीज़ आप समझ गए तो आप इसको भी कर दोगे। देखो आप यही करना है बस, और कुछ है ही नहीं। क्या ये बात है? अगर ये वास्तव रूप से इतना ब्याज बैठ रहा है इसका, तो अभी देखते हैं, देखिए करने का प्रयास करते हैं। 10,000 रुपये है कि नहीं? 10,000 रुपये हैं और आपके 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, ठीक है। कितने से? 10 का कितना आएगा, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10, एक जीरो चला जाएगा तो 1,000, इसका भी इतना ही आ जाएगा 1/10 मतलब कि 1,000, इसका भी 1/10 मतलब कि 1,000, ठीक है। अब इसका करेंगे 1/10 1,000 का तो 100, ठीक है। फिर इसका करेंगे 1/10 तो कितना आ जाएगा, 1/10 इसका करेंगे तो ये भी आ जाएगा 100। फिर अब ये जो बचा है इस पे निकालेंगे 1/10 तो ये भी कितना आ जाएगा 10। अब देखो ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद की राशि कितनी हो जाएगी, 5,624 रुपये 32 पैसे होगी। क्या इतना हो रहा है? देखो 1,000 2,000 3,000 तो ये हो गए 3,000 हो गया साधारण ब्याज, 100 200, ठीक है, 210 ये लगा लो तो 210 ये लगा लो तो 0 1 2 ये है 3210 हो गया। कितना हो गया? 3210 हो गया। तो भाई ये तो हो गया गलत। अगर आप पूरा देखें तो अगर पूरी राशि 3 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, तो 10,000 ये था और 3210 ये हो गया तो 13,210 हो गया। कितना हो गया? 13,210 होना चाहिए और ये कह रहा है कि इतना, तो पहला कथन गलत है। दूसरे में कह रहे हैं कि 14,641 रुपए की अंतिम राशि प्राप्त करने के लिए निवेश को लगभग 6.5 वर्षों के लिए निवेश करने की आवश्यकता है। देखो इन्होंने कहा जब 3 वर्ष में इतना, जरा समझना एक बात को, जरा समझना, यहां पर 14 की बात कर रहा है, मैं आपको हिंट्स ही दे रहा हूं, बिल्कुल एकदम हिंट्स दे रहे हैं आपको, तो आप इसकी चीजें आसानी से कर सकते हैं, जरा समझना। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर 14,641 रुपए की अंतिम राशि प्राप्त करने के लिए निवेश को लगभग कितने दिन तक, 6.5 वर्षों के लिए निवेश करने की आवश्यकता है, तो अब मुझे बताओ, देखना जरा यहां पर ऑप्शंस देखो यहां पर अगर देखें पहला और दूसरा कथन दोनों गलत होंगे। क्यों गलत होंगे मैं आपको बता दूं कि महोदय जब बताओ मुझे कि अगर आप 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहे हैं राशि है तो वहां पर कितना हो रहा है, 3210 रुपए आपको मिल रहे हैं जब आप 3 वर्ष के लिए उसको दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपने 3 वर्ष के लिए और दे दिया, मान लीजिए 6 वर्ष को मैं मान रहा हूं, अभी यहां पर 6.5 दे रखा है, तो यहां पर फिर कितना हो गया, मोटा 300 मैं कह रहा हूं ना 3210, तो ये हो जाएगा 6,420 और ये कह रहे हैं 14। अब ये तो हो गया कितना, 16,000, तो ये दूसरा भी गलत है। मैं मोटा बता रहा हूं, मतलब कि सीआई आप देखोगे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो ये और भी ज्यादा जाएगा, ये लगभग आप देखोगे 16 नहीं बल्कि ये 18,000 के आसपास पहुंचेगा और ये कह रहे हैं 14,600, तो दोनों गलत हैं इसमें। क्या है? दोनों बातें इसमें गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इससे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों कथन यहां पर गलत हो जाएंगे। किसी को भी कोई समस्या अगर है, ठीक है, तो आप कमेंट्स करके आवश्यक रूप से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर उसको समझ में नहीं आया है तो 2 बार उसको क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, और मुझे आप क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं तो मैं उसकी समस्या सोल्व कर दूंगा। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन गलत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 है, एक प्रश्न देके रखा है, 1 और 2 प्रश्न। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि 10,000 रुपए की धनराशि 3 व्यक्तियों एबीसी में वितरित की गई है। अब मतलब कि आपको बांट देना है, 10,000 रुपए हैं, लाओ भाई कैसे बांटोगे, तो 3 या 9 3,300, ठीक है, कुछ कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखिए ये कह रहा है कि अधिकतम राशि किसे प्राप्त हुई। अब मुझे बताओ, देखो इसका जो कहना है अगर आप उसको देखें, देखो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ये कह रहा है वैसे चलना है। वैसे अगर आप देखोगे 3 व्यक्ति हैं, 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है, 3,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं 3, तो कितना आएगा, 3 या 9, ठीक है, ये आता रहेगा 3 या 9, ये इस तरीके से चलता रहेगा, 3 या 9 3 या 9 3 या 9 3 या 9 डैश ऐसे चलता रहेगा। तो 3,333 रुपये 33 पैसे डैश चलता रहेगा, ठीक है। एक तो ये है अगर आप एवरेज बांट देंगे तो, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है बच्चे, ठीक है, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है जरा इसको देखिएगा, तो हमें करना क्या है, अब जरा इसको थोड़ा सा आपको समझना है।
देखो ये कह रहे हैं कि अधिकतम राशि किसे प्राप्त हुई, अधिकतम राशि किसको मिली है, ये आपको बताना है। कथन एक है ए द्वारा प्राप्त राशि बी द्वारा प्राप्त राशि से दुगनी है। अब देखो ये बात यहां पर समझना कि जो ए की राशि है वो बी की राशि से दुगनी है। क्लियर? मतलब कि अभी तो ए को ज्यादा है, आप क्या करेंगे, अगर आप देखें तो ए को क्या हो गया, बी से ज्यादा मिल गई। लेकिन दूसरे में कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त राशि ए द्वारा प्राप्त राशि से 200 रुपए कम है। अब देखो तो यहां पर जो सी को प्राप्त हो रही है राशि वो भी क्या है, ए द्वारा प्राप्त की गई राशि से 200 रुपए कम है। मतलब कि जो आपका सी है उसकी राशि भी क्या है, ए से कम है। पूछ रहा है कि अधिकतम राशि किसे प्राप्त हुई, तो आप कहोगे अधिकतम राशि तो महोदय सी को ए को प्राप्त हुई। यहां पर भी ए प्राप्त कर रहा है, यहां पर भी ए प्राप्त कर रहा है, तो अधिकतम राशि ए को प्राप्त हुई। ठीक है, बट ये पूछ रहा है ना कितने कितने महोदय। देखो अब ऑप्शन पढ़ो। प्रश्न का उत्तर किसी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है किंतु दोनों कथनों का प्रयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता। महोदय दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, इसकी भी पड़ रही है, इसकी भी पड़ रही है। ठीक है, बी में कह रहे हैं आपसे कि प्रश्न का उत्तर किसी भी एक कथन से दिया जा सकता है। नहीं, किसी भी एक से तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि तीनों से आपको पूछना है, तीनों में पूछा है। सी में कह रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है किंतु किसी भी एक कथन का उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ये मेरी तरफ से क्या होगा, बिल्कुल वेस्ट होगा। आपको दोनों की आवश्यकता पड़ रही है, आपको ए बी की भी जरूरत पड़ रही है और आपको ए सी की भी आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, मान लो कि इसको अगर ऐसे मान लो कि अगर इसको बी को कोई मिला होगा, मान लीजिए बी को अगर आपने कहा कि सर बी को 3000 मिल गए, ठीक है, तो इसका दुगना इसको 6000 रुपये मिले होंगे। कितना हो गया, 9 हो गए। अब जब 9 हो गए तो बचा कितना भाई, देखो 6 और 3 9 हो गए, तो 1000 रुपये इसको मिले, इसको 200 कम मिल गए। मान लो कि इसको 200 कम मिले, तो अगर इसको 6000 मिले, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, ये टैकल नहीं करनी है। या आप कह सकते हैं इसको 2000 मिले होंगे, या आप कह सकते हैं इसको 1000 मिले होंगे, जो भी आपको कहना है, लेकिन इसमें दोनों की जरूरत आपको हो रही है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और इसका आंसर महोदय आपको प्यारे बच्चे कमेंट्स करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। ये कह रहे हैं शब्द है सक्सेसफुल के अक्षरों से कितने अलग अलग क्रमशः बनाए जा सकते हैं जब अक्षर एफ और एल क्रमशः अपने मूल स्थान पर हो। मतलब कि आपको एफ और एल को नहीं हटाना है, बाकी को आपको परिवर्तित कर देना है। तो आप ये क्रम से संचय वाला आवश्यक रूप से बताएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये गिन लेने हैं पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं, सब कुछ कितने हैं आप देखोगे 10 अक्षर हैं। 10 अक्षर में आपको 2 निकाल देने हैं क्योंकि एफ और एल ये आपको नहीं हटाने हैं। तो आप कहोगे -2, तो 8 हमारा फैक्टोरियल बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। जैसे ही 8 फैक्टोरियल बना तो आप कहोगे 8 फैक्टोरियल बटे, ये तो साथ ही रहेंगे, ये परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, एफ और एल परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। अब देखो इसमें अक्षर कितने हैं जो डबल डबल बार आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से। देखो यू 2 बार आया है, एस 2 बार आया है, एस तो आया 3 बार, भाई 2 बार नहीं 3 बार है, 2 इधर है 1 एरिया। तो आप कहोगे कि u बराबर 2, एस बराबर 3 और c बराबर 2। ठीक है, ये है। तो अब आप लिख देंगे नीचे, इसके नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू कितना, फिर 2 फैक्टोरियल। बस आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इसको करके लाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसका आंसर दे देंगे। अब आपको क्या करना है, 2 चीज़ें आपके पास हैं। आप कहोगे 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 तक जाओ, ठीक है, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। कुछ नहीं करना है आपको, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा।
अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा। तो अब जो बचा आपका ये बचा है, आप देखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जितना भी आएगा 6 पंजे 30, ठीक है। तो आप इसका आंसर दे देंगे। मैंने सब कुछ बता दिया है, सोल्व भी कर दिया है, बट आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है, ठीक है। तो बताइएगा प्यारे बच्चे आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। ये क्लास नंबर पार्ट 1 था, जिसमें हमने आपसे 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका सीसैट का टेस्ट था, आपसे चर्चा के बिंदु बनाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही। अगली क्लासेस में हमारी मुलाकात आपसे होगी इसके पार्ट नंबर 2 पे। और एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज टीम विचार कर रही है, आपसे डिस्कस कर रही है कंटिन्यूसली। जनवरी में आपकी करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इन सब के अलावा आपके साथ में हम एक और कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे जीएस के पोर्शन पर, जो कि यूपीएससी का एक क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। अभी उस पर डिस्कस चल रहा है, जैसे ही फाइनल होगा मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक शॉर्ट वीडियो के साथ में। तो आज की क्लासेस में इतना ही। मल्ला के पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।